यस पीपल, चांस से सोना है तो जाग जाओ, किसी के भी सिर पे मार के भाग जाओ। चलिए यार, आज यहां पर हम लोग आ चुके हैं टू रिवाइज वंडरफुल 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 चैप्टर नंबर 14 ऑफ आवर फंडिंग सिलेबस, कॉर्पोरेट फाइनेंस सिलेबस। दिस चैप्टर एक्चुअली हैज नथिंग बट इट हैज अ लॉट ऑफ स्मॉल 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 थिंग्स। इंस्टीट्यूट जब आपका सिलेबस ड्राफ्ट कर रहा था तब उन्होंने पूरा सिलेबस बना दिया, फिर जो जो चीजें वो आपके सिलेबस में ऐड नहीं कर पाए, जो रनर अप रहे, उन सब रनर अप को इस चैप्टर के अंदर डाल दिया गया है। तो इस चैप्टर में कोई एक दिशा नहीं है। दिस चैप्टर जस्ट हैज अ लॉट ऑफ मिसलेनियस कंसेप्ट। इस चैप्टर का नाम आप मिसलेनियस भी कर सकते हो, मिसलेनियस कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। एकदम इजी चैप्टर है, बस ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, तो बच्चों को रिवीजन में काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम करेंगे इस चैप्टर का एक एग्जॉस्टिव रिवीजन, ताकि आप लोगों को रिवीजन के समय बिल्कुल भी परेशानी ना आए। ये रिवीजन आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा एट द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन, एग्जाम के पहले, जब भी आप पढ़ना चाहें इस चैप्टर को। चलिए यार, हम लोगों ने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सिंस दिस चैप्टर इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, हम इसको पहला पार्ट लेते हैं पेज नंबर 14.1 से 14.33। ये वो पार्ट है जिसमें थोड़ा सा लॉ भी है, सब चीजें मिक्स है। इसके बाद का पार्ट आता है 14.34 से लेके 14.51 तक का। वो पार्ट कंपैरेटिवली कंसेप्चुअल है, बस उसमें कोई लीगल एस्पेक्ट आता नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं 14.1 से जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है डेट। डेट मार्केट शुरू करता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मेजर रिफॉर्म्स अंडर सेबी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, डिबेंचर्स, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, ये सब कुछ बैक टू बैक चलता रहेगा। और हमारा टारगेट है कि हम इस पूरे एरिया को सट 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 एक एक करके सारी चीजों को रिवाइज कर देंगे। शेल वी स्टार्ट यारों, शेल वी स्टार्ट। जहां भी बैठे हो घर पे ऐसे 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 करो, बोलो यस सर, लेट्स स्टार्ट। योर पार्टिसिपेशन इज वेरी रेलिवेंट। मेरे साथ में चीखते चिल्लाते रहेंगे और इस पूरे चैप्टर को साथ में रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक दिखता है हमको डेट मार्केट। डेट मार्केट क्या होता है, इस पे मुझे आपको कुछ भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे पीपल जनरली डू नॉट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। पीपल वांट दैट आवर कैपिटल शुड बी प्रोटेक्टेड, we should get back our capital after a fixed tenure and we should get some interest during this tenure। वो लोग आते हैं डेट मार्केट के अंदर। डेट मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है? व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाट आर द लॉज एप्लीकेबल ऑन डेट मार्केट? वेरी इजी। कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, एलओडीआर रेगुलेशन 2015, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 एंड all the rules regulation guidelines given by RBI for banks and NBFCs। ये हो जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेट सिक्योरिटी। कितना इजी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 एंड ऑल द रूल्स गाइडलाइंस एप्लीकेबल ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी। सुपर इजी। चलो, इसके बाद में अगर हम आगे लिए चलते हैं, अरे नहीं बंद नहीं करना है भैया, आगे लिए चलते हैं। फिर आता है एक टॉपिक मेजर रिफॉर्म्स ब्रॉट इन बाय सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 के जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आई। इस पूरे चैप्टर में दो तीन अलग अलग जगह पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन का रेफरेंस आता है। तो दो प्रकार के सवाल उस पर बन सकते हैं। एक सवाल तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन क्या रिफॉर्म लेकर आई है। तो हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखा कि अर्लियर देयर यूज्ड टू बी टू रेगुलेशंस, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एंड सेबी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन। इन दोनों रेगुलेशन को हटाते हुए नया रेगुलेशन आया है सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। ठीक है, अब इसके रिफॉर्म क्या क्या है? पहला रिफॉर्म, जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं जिनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो भी यहां पर अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकते हैं। लेकिन तीन चीजों का ध्यान रखना होगा उनको। वो अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करेंगे ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड, ओनली टू QIBs एंड they have to give it on electronically booked platform। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म हमने पढ़ाई है। तो रिफॉर्म में पहला हिस्सा यह आया था कि वो कंपनीज जो नई नई कंपनीज है उनको भी डेट सिक्योरिटीज इशू करने के लिए राइट दिया गया है। इवन न्यू कंपनीज आर अलाउड टू इशू डेट सिक्योरिटीज। वेरी इजी। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन्होंने कहा कि आप जो भी कंपनीज हैं उनके लिए बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, डेट इशू करने के लिए बहुत ईजी कर दिया। जो पुराने रेगुलेशंस थे उसमें बहुत सारा मिनिमम रेटिंग था, उसमें बहुत सारा मिनिमम टेन्योर था, मिनिमम इशू साइज था, रेस्ट्रिक्शन था ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस, साइज ऑफ एवरेज प्रोस्पेक्टस के लिए भी 50 पेजेस की रिक्वायरमेंट थी। अब उसको नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन ने कम कैसे कर दिया है? नाउ देयर इज नो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड, देयर इज नो मिनिमम टेन्योर, देयर इज नो मिनिमम इशू साइज एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस। यहां तक कि अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की साइज को भी 50 पेजेस से 10 पेजेस कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इस तरह से नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया है। पुराने रेगुलेशन के मुकाबले बिजनेस करना आसान कर दिया, डेट सिक्योरिटीज को इशू करना आसान कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा कठिन कर दिया है। कठिन क्या कर दिया है? कंपल्सरी डिबेंचर ट्रस्टीज। पहले थोड़े एग्जाम्पशन थे कि प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह में करे तो डिबेंचर ट्रस्टी करने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कह दिया आप किसी भी प्रकार से इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में सिक्योरिटी को इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर ट्रस्टी अनिवार्य है। उसके बाद में आ गया कॉल एंड पुट ऑप्शन प्रोवाइडेड। कॉल एंड पुट का कंसेप्ट आ चुका है। कॉल एंड पुट का कंसेप्ट में क्या होता है कि जब एक कंपनी डेट सिक्योरिटी को इश्यू कर रही है तब कंपनी भी चाहे तो टेन्योर खत्म होने के पहले कॉल कर सकती है उनको, अर्ली कॉल, अर्ली रिडम्पशन। और अगर इन्वेस्टर भी चाहे तो वो भी अर्ली पैसा मांग सकता है। तो कंपनी अग्रीमेंट में लिख के देती है कि हम किसको ऑप्शन दे रहे हैं अर्ली रिडम्पशन करने का। ये भी कंसेप्ट आ चुका है। दिस इज बाय सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। उसके बाद में और क्या क्या नई चीजें लेकर आया है और रिफॉर्म लेकर आया कि इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म को मैंडेटरी कर दिया गया है इवन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां इशू साइज 50 करोड़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। ईबीपी मैंडेटरी हो गया। उसके बाद में रोल ओवर के प्रोविजंस हैं, एक्सटेंशन के प्रोविजंस हैं। उसके बाद में रिस्क फैक्टर हैज टू बी डिस्क्लोज, कि आपकी कंपनी के ऊपर कौन कौन से रिस्क फैक्टर है वो डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। इशू आफ्टर क्योरिंग द डिफॉल्ट। मान लीजिए आपको कोई डिफॉल्ट चल रहा है, डिफॉल्ट के टाइम पे तो आप इशू नहीं कर पाओगे, लेकिन आप डिफॉल्ट को क्योर करने के बाद, डिफॉल्ट को गुड करने के बाद, पे करने के बाद में आप फिर इशू ला सकते हो। और लास्ट प्रोविजन ऑफ चेंज कर दिया इन्होंने, हार्मोनाइज विद कंपनीज एक्ट। चार्ज, प्रोविजन ऑफ चार्ज जो है, आई एम सॉरी, प्रोविजन ऑफ चार्ज जो है वो हार्मोनाइज कर दिया विद कंपनीज एक्ट। तो जो चार्ज का प्रोविजन पहले था वो कंपनीज एक्ट से हार्मोनाइज नहीं था, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन ने जो चार्ज का प्रोविजन है उसको हार्मोनाइज कर दिया है कंपनीज एक्ट के साथ। तो ये क्या पढ़ा हमने? एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा हमने कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन लेकर आया। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, ये उनमें से एक टॉपिक है क्या क्या रिफॉर्म्स है जो सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन लेकर आया। अगर हम देखते हैं तो बहुत ईजी से 5 रिफॉर्म्स दिख रहे हैं हमको। 5 में 5th तो अदर्स है, तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म हो गए। बेसिक रिफॉर्म में लेकर आया कि जिन कंपनीज को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ही नहीं, नई नई कंपनी, उनको भी इशू करने देंगे। उसके बाद में कह दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारे रिक्वायरमेंट को कम कर दिया है। उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि रिक्वायरमेंट बढ़ा भी दिए कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी होना कंपलसरी है। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का कंसेप्ट यहां पे ला चुके हैं और अदर के अंदर ईबीपी मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने रोल ओवर का ऑप्शन, रिस्क फैक्टर डिस्क्लोज करना, इससे बहुत सारे प्रोविजन लेकर आए। दीज आर नथिंग बट द रिफॉर्म्स ब्रॉट इन बाय सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। चलिए, इस रिवीजन को भी अगर 2-3 बार आपने देख लिया तो सारे पॉइंट दिमाग में धड़ 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 बैठ जाएंगे। एक बार लास्ट टाइम वापस बोलते हैं क्या क्या रिफॉर्म लेकर आया है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन। पहला रिफॉर्म ये ले आया है कि जो नई नई कंपनी है उसको भी अब डेट सिक्योरिटी इशू करना अलाउड है, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन ध्यान रखनी होगी। प्राइवेट प्लेसमेंट से करेंगे, सिर्फ क्यूआईबी को करेंगे और ईबीपी पे करेंगे। फिर आ गया कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी अब हटा दी है। क्रेडिट रेटिंग कम कर दी आपकी, क्रेडिट रेटिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट था हटा दिया, टेन्योर का रिक्वायरमेंट हटा दिया, आपके ऊपर इशू साइज का जो रिक्वायरमेंट था वो हटा दिया है, आपका जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस लिमिट था वो हमने हटा दिया है। उसके बाद में जो आपका अब्रिज प्रोस्पेक्टस का साइज होना चाहिए वो हमने रिड्यूस कर दिया है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं। डिबेंचर ट्रस्टी को मैंडेटरी कर दिया गया है इवन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ लिया। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। पुट और कॉल का कंसेप्ट ला चुके हैं हम डेट सिक्योरिटीज के लिए। और लास्टली अगर अदर्स में ईबीपी मैंडेटरी कर देंगे हम लोग रिस्क फैक्टर डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, रोल ओवर करना अनिवार्य, रोल ओवर का प्रोविजन आ चुका है, डिफॉल्ट को क्योर करने के बाद आप इशू कर सकते हो। लास्ट में चार्ज के जो प्रोविजन वो भी हार्मोनाइज कर दिए हैं। दीज आर द कंसेप्ट जो कि लेकर आए हैं बाय सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। चलो जबरदस्त, ऐसे एक एक टॉपिक होता जाएगा, दिल में उतरता जाएगा। फिर आता है डिबेंचर। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर की बेसिक डेफिनेशन में डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bond or any other instrument evidencing a debt whether constituting a charge on company's asset or not। बचपन का वही है, ऐसा कहता चलो डिबेंचर includes डिबेंचर stock, bond or any instrument evidencing a debt on the assets of the company whether constituting a charge on company's asset or not। फिर छोटी मोटी बातें आ जाती है कि डिबेंचर्स कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स के साथ कभी वोटिंग राइट नहीं होता है, डीआरआर क्रिएट करना होता है, ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, आपको इंटरेस्ट देना है टाइम टू टाइम, डिबेंचर्स को रिडीम कर देना है। वेरी इजी, आई डोंट थिंक वी हैव टू फोकस ऑन दिस, ये तो आप आंखें बंद करके भी लिख देते। फिर आता है एक और इजी से टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। हमारा इंटरेस्ट आएगा सीधा जब हम प्लेटफॉर्म्स पाएंगे, 3 प्लेटफॉर्म्स से पूरे कंटेस्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आ जाता है, एकदम इजी टॉपिक। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हो सकता है डिबेंचर, टेन्योर के हिसाब से रिडीमेबल, इरिडीमेबल हो सकता है। इरिडीमेबल इंडियन कंपनीज को अलाउड नहीं है। फिर आता है मोड्स ऑफ रिडम्पशन, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल। वेरी बेसिक। नॉन कन्वर्टेबल, मैं आज डिबेंचर हूं, मैं जीवन भर डिबेंचर ही रहूंगा। कन्वर्टेबल, मैं आज डिबेंचर हूं, बाद में कन्वर्ट होकर मैं इक्विटी बन जाऊंगा। पार्टली कन्वर्टेबल, मैं आज डिबेंचर हूं, बाद में मैं पार्टली इक्विटी बन जाऊंगा, पार्टली डेट रह जाऊंगा। ऑप्शनली कन्वर्टेबल के सामने व्यक्ति चाहेगा तो कन्वर्ट कर सकता है, चाहेगा तो कन्वर्ट नहीं कर सकता। फिर आता है डिबेंचर के और 2 टाइप,
बेरर डिबेंचर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर, इंडिया में सारे डिबेंचर्स रजिस्टर्ड होते हैं। बेरर मतलब वो डिबेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, कहीं कंपनी का डेटा रिकॉर्डेड नहीं है। रजिस्टर्ड डिबेंचर जहां पे कंपनी का डेटा रिकॉर्डेड, तो अगर हमें डिबेंचर को ट्रांसफर करना है तो हमें कंपनी के पास जाके उस डेटा को ट्रांसफर, डेटा के अंदर हमारे नाम को ट्रांसफर करवाना होता है। उसके बाद में आया कंसेप्ट ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, एक ऐसा डिबेंचर जिसके अंदर आपका जो मेनली कूपन रेट है, इवन द प्रिंसिपल इज ऑल्सो पॉसिबल, मोस्ट लाइकली कूपन रेट है वो डिपेंडेंट है किसी और चीज पे, जैसे कि लाइबोर, माइबोर, जीडीपी, आपका रेपो रेट, किसी भी और चीज के ऊपर अगर हमारा कूपन रेट डिपेंडेंट है तो उसे कहते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, जहां पे इंटरेस्ट रेट को हम नॉर्मली फ्लोटिंग कहते हैं, उसी प्रकार से। लेकिन इसमें बहुत अच्छा रूल है, इंडिया के अंदर आप इस प्रकार के डेट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते अंडर सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, जहां पर आपके डेट के अंदर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर ऐसा डेट है जहां पे आज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बाद में वो 10 लाख के 8 लाख भी हो सकते हैं, तो वैसे डेट मतलब आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट पे ही कम मिलेगा, रीपेमेंट के टाइम पे प्रिंसिपल ही अगर आपको कम मिलेगा, ऐसे प्रकार के डेट सिक्योरिटीज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अलाउ नहीं करती है। तो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड होना कंपलसरी है, प्रिंसिपल नॉट प्रोटेक्टेड इस प्रकार के जो सिक्योरिटीज हैं वो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन के अंदर अलाउड नहीं है। चलो नॉर्मल आते हैं वापस कंसेप्ट है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। अगर कभी मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है। एडिशनल कंप्लायंसेस फॉर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, कि कोई भी अगर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर है तो उस पर एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या आएगी। पहला, मिनिमम नेटवर्थ 100 CR, आपका नेटवर्थ कम से कम 100 CR होना चाहिए, तभी आप मार्केट लिंक्ड डिबेंचर इशू कर सकते हो। बिकॉज यहां पे कूपन रेट माइट बी फ्लक्चुएटिंग, तो जब फ्लक्चुएटिंग है तो आप में उतना पेडिग्री तो होना चाहिए ना कि कल को ज्यादा रेट भी आप पे कर पाओ। तो इट इज जस्ट आपका नेटवर्थ कम से कम 100 CR होना चाहिए। एडिशनल डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि आपके प्रीफिक्स होगा, आपका जहां पे भी आप लिखेंगे अपने डिबेंचर की डिटेल, क्रेडिट रेटिंग जहां पे भी देंगे वहां पे प्रीफिक्स आएगा आपका पीपीएमएलडी। पीपीएमएलडी मतलब प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। उसके बाद में आता है वैल्यूएशन मैट्रिक्स, आपको अपना वैल्यूएशन देना है कि सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसा रहेगा। इफ द मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड, if the market is performing okay, if the market is performing bad, इन सब सर्कमस्टांसेस में आपके सिक्योरिटी का, इन सब सर्कमस्टांसेस में आपके सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसा रहेगा ये आपको बताना है। उसके बाद में रिस्क फैक्टर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले, आपको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है आपकी कंपनी के ऊपर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि भाई साहब रिस्क तो बताना ही पड़ेगा ना कंपनी के ऊपर क्या क्या है। उसके बाद में आपका इंटरेस्ट रेट इंडिकेटिव रिटर्न, ये आप हमेशा बताएंगे इन टर्म्स ऑफ पर एनम। तो आप कहीं पे भी अगर इंटरेस्ट रेट बताना चाह रहे हैं तो आपको पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है, इंडिकेटिव रिटर्न पर एनम के हिसाब से बताना है। आपको लेटेस्ट हिस्टोरिक वैल्यूएशन देना है अपना। कमीशन जो भी आप टोटल पे करें डिबेंचर्स को इश्यू करने के लिए वो बताना है। कंडीशन फॉर प्रीमैच्योर रिडम्पशन, अगर कभी भी प्रीमैच्योर रिडम्पशन हो रहा है तो उसके भी डिटेल्स आपको देने हैं। ये है 14.6 एडिशनल कंप्लायंसेस फॉर मार्केट लिंक डिबेंचर। अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर इशू करना चाहते हो एडिशनल कंप्लायंसेस क्या आएंगे। नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है सर। एडिशनल डिस्क्लोजर, आपको अपना प्रीफिक्स लगाना है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर, बिकॉज प्रिंसिपल नॉट प्रोटेक्टेड वाले अलाउड नहीं है। उसके बाद अपने सारे रिस्क फैक्टर बताने हैं, आपको वैल्यूएशन बताना है कि मार्केट कैसा कैसा होगा तो हमारा वैल्यूएशन कैसा होगा। आपको हिस्टोरिक वैल्यूएशन, लेटेस्ट वैल्यूएशन बताना है, आपने कमीशन कितना टोटल पे किया ये सब बताना है आपको। कंडीशंस फॉर प्रीमैच्योर रिडम्पशन, कब ये प्रीमैच्योर रिडम्पशन हो सकता है उसकी कंडीशंस बताने हैं। इंटरेस्ट रेट जहां भी लिखेंगे आप पर एनम पे लिखेंगे। दीज आर सर्टेन रिक्वायरमेंट, अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर इशू करें तो इन रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस, लेट्स हिट इट, लेट्स हिट इट, लेट्स हिट इट। तूफान तरीके से चल रहा है। अगर आप सोचो इस प्रकार से एक एक कंसेप्ट को आपने 4-4, 5-5 बार देख लिया, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी तो हम कर ही चुके हैं, हमने रेगुलर क्लासेस को अच्छे समझ तो लिया है। अब अगर ये कर लिया तो याद रखने का भी ट्रबल खत्म हो जाएगा। और हमने कुछ डिफिकल्ट रेगुलेशन पढ़े थे, लाइक जैसे कि एआईएफ रेगुलेशन, जैसे कि हमने शुरुआत के रेगुलेशन पढ़े थे, हमने फॉरेन फंडिंग के कंसेप्ट्स पढ़े, वहां पे बहुत दिमाग लगाना था। इन टॉपिक्स में आप देखोगे तो कंपैरेटिव दे आर वेरी इजी बट दे आर इन बल्क। तो ये रिवीजन लेक्चर बहुत ज्यादा महत्व रखता है इन चीजों के अंदर, पूरा फोकस करना अच्छे से। उसके बाद में आता है हमारा बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। आखिर बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें भी फिक्स टेन्योर होता है, जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है, रिडम्पशन पे एंड में पैसे वापस हमको मिलते हैं। नॉर्मली वही बॉन्ड होता है। बॉन्ड कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कंपनीज इशू कर सकती है, म्युनिसिपैलिटी इशू कर सकती है, ये सब कोई भी एंटिटी बॉन्ड इशू कर सकती है। ये हो गया बॉन्ड। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भारत में बहुत बड़ा है। हम अगर 21-22 का डेटा देखते हैं, 8.3 लाख करोड़ का ये बॉन्ड मार्केट था, और यही कुछ सालों में बाय 2025 क्रिसिल की अपेक्षा है कि ये 65-70 लाख करोड़ का हो जाएगा। 8.3 लाख करोड़ का था 21-22, और क्रिसिल की अपेक्षा है कि 2025 तक ये
65 to 70 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा। मतलब बॉन्ड मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद में डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, भगवान का नाम लो और बोलते रहो। फिक्स रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग बॉन्ड। तो बॉन्ड हो सकते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स या फिर ये हो सकता है आपके फ्लोटिंग बॉन्ड। उसके बाद में ये जो फ्लोटिंग बॉन्ड है वही हो सकते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जिसका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। परपेचुअल बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जिसका टेन्योर ही नहीं है, ये कंपनीज इशू नहीं कर सकती है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउड होता है, जिनका टेन्योर ही नहीं है, इररिडीमेबल है, परपेचुअल बॉन्ड। बॉन्ड्स विद कॉलर पुट ऑप्शन, जहां पे अर्ली रिडम्पशन के लिए कोई भी एक आ सकता है, तो कंपनी या फिर इन्वेस्टर। जीरो कूपन बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट ही नहीं होता बट इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट। कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो आज तो बॉन्ड है बट बाद में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ग्रीन बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो पैसा रेस करके रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज कर रहा है, ट्रांजिशन के लिए यूज कर रहा है। ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड यूज कर रहा है अगर हम किसी भी अच्छे जो स्पेसिफाइड काम है उसके लिए यूज करें तो ग्रीन बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड, जो एक म्युनिसिपैलिटी, लोकल एजेंसी, लोकल अथॉरिटी रेस करती है फॉर बिल्डिंग रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, वो कहते हैं। सबसे पहली बार बैंगलोर में किया गया था और सेबी 2015 में इसके लिए गाइडलाइंस भी लेकर आई है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड, बॉन्ड सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, बॉन्ड अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। G-Secs, ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने इशू किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये हो गए भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड। आप आंखें बंद करके बोलोगे ना क्या हो गया, फिक्स, फ्लोटिंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ऐसे आप कुछ भी बोलो। आप इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स हो गए, बैंक इशूड बॉन्ड्स हो गए, ये एग्जांपल्स हैं। इसके जैसे 15 और टाइप के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। दीज आर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। फिर ये आते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स। हमने पढ़ा 5 रिस्क होती है। लिकर, लेकिन मेरे को तो पता नहीं है ना, तो मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो यही होती होगी, मैं मान लेता हूं LIICR। एल बोले तो लिक्विडिटी रिस्क, आई बोले तो इन्फ्लेशन रिस्क, आई बोले तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, सी बोले तो क्रेडिट रिस्क, आर बोले तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, आज मैं मेरे बॉन्ड्स को बेचना चाहता हूं पर मैं बेच नहीं पा रहा हूं, लिक्विडिटी रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, थोड़े समय बाद जब मैंने बॉन्ड से पैसा निकाला तब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका था कि मेरी परचेजिंग पावर ही कम हो गई। जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड पे उससे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन का रेट है तो ये इसे कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। तो आई हैड 5 लाख रुपीज, वो मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, 5 साल बाद मेरे पास हो गए 7.5 लाख रुपीज, लेकिन जो चीज मैं 5 साल पहले 5 लाख में खरीद सकता था अब वो मैं 7 लाख में भी खरीद नहीं सकता। तो मैंने भले इन्वेस्ट किया होगा लेकिन मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट रिस्क। व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज लोअर देन द इन्फ्लेशन रेट, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। फिर आ गया सी, क्रेडिट रिस्क, नहीं एक और आ गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क अलग है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, तो मैंने आज बॉन्ड में इन्वेस्ट किया एट 8%, थोड़े समय बाद ही 10%, 12% के बॉन्ड्स मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इफ द इंटरेस्ट रेट इज राइजिंग। क्रेडिट रिस्क, आपने जिस बॉन्ड को खरीदा है वो बॉन्ड ओनर जो कंपनी है वो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रही है, टाइम पे रिडम्पशन ही नहीं कर पा रही है, क्रेडिट रिस्क। और लास्ट हो जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क सेज कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा तो हमें दुख होगा कि यार मैं बेटर प्राइस में इन्वेस्ट कर पाता था पर अब वो नहीं कर पाऊंगा, मैंने कम प्राइस में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर इंटरेस्ट रेट कीप्स ऑन फॉलिंग तो जब मुझे मेरे बॉन्ड पे रीपेमेंट होगा, प्रिंसिपल रीपे होगा या इंटरेस्ट मिलेगा, उसको मैं वापस री इन्वेस्ट कहां करूंगा, उसकी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क एग्जैक्टली ऑपोजिट घूमते हैं। ये 5 प्रकार के रिस्क होते हैं बॉन्ड के अंदर जिसको हम कहते हैं LIICR। चल, और इसके बाद में आ जाएंगे तीनों प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं सच बताऊं तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। यस, कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये कुछ टॉपिक से अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको। टिंग 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 टिंग, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। वी हैव स्टडीड नथिंग हियर। अब आता है ये टॉपिक, ये है थोड़ा खूंखार सा टॉपिक, प्लेटफॉर्म। देयर आर 3 प्लेटफॉर्म्स इन आवर सिलेबस। द फर्स्ट वन इज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर, नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म। ये 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल सही है। ये 3 प्लेटफॉर्म्स एकदम खूंखार, कुछ नया कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऑन इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर। ये सबसे बड़ा है, बाकी तो 1 पेज के, ये बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर, याद करो ऊपर हमने पढ़ा था रिफॉर्म ब्रॉट इन बाय सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन ऐसा कह रहे थे कि अगर आपको कोई एक नई कंपनी है, पहला पॉइंट, नई कंपनी है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है
और वो भी इश्यू करना चाहता है तो वो इश्यू कर सकता है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। प्राइवेट प्लेसमेंट से होगा, सिर्फ QIB को होगा और इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म पे होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म एक बहुत पुराना कंसेप्ट 2016 के आसपास आ चुका था, उसको अब हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। ये देखो 3 प्लेटफॉर्म्स पढ़ने हमको। एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर, जो भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म 2016। उसके बाद में 2020 का है रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म OLX। इसको मैं प्रेम से बोलता हूं OLX। ये OLX जैसा है, आप ऐसे याद मत कर देना, OLX जैसा है। और लास्ट अभी रिसेंटली जो आया है 2020 में ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, वेरी इजी। आते हैं सबसे पहले EBP पे, ये सबसे डिटेल में है 2016। EBP और OEBP कहां गया EBP? यस, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मैकेनिज्म। एकदम मस्ती से आते हैं, क्या है EBP मैकेनिज्म? सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, EBP एक ऐसा मैकेनिज्म है, इट इज अ वेब बेस्ड पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है। इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे मतलब ऑनलाइन ही होगा। EBP प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा काम डाउन। अच्छा, अब ये 3 चलेंगे बैक टू बैक, पूरा फोकस करना है यहां पे, ठीक है? चलिए, EBP प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, सबसे पहला प्लेटफॉर्म 2016 में आ चुका था, बहुत स्टैब्लिश सा प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मतलब ये होगा तो इलेक्ट्रॉनिक, ये बात तो समझ में आ रही है, ऑनलाइन होगा। EBP प्लेटफॉर्म इज अ वेब बेस्ड पोर्टल, ऑनलाइन है, फॉर ऑनलाइन बिडिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन प्राइमरी मार्केट। ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। EBP इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म, इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन, ये तो एक ही है, वेब बेस्ड ऑनलाइन है। इस पे आप क्या करते हो? अलॉटमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज। जब मैं अलॉटमेंट बोल देता हूं इसका मतलब है ये प्राइमरी मार्केट है, ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। EBP प्लेटफॉर्म ऐसा है, EBP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका वेब बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन होता है, वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये जो वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, ये यहां पे आप सिक्योरिटीज का करते हो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब ये कौन सा मार्केट हो गया? प्राइमरी मार्केट। वेब बेस्ड ऑनलाइन है, अलॉटमेंट होता है मतलब प्राइमरी मार्केट है, और ये होता है ओनली ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म वो हो गया जहां पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप प्राइमरी मार्केट अलॉटमेंट करते हो सिक्योरिटीज का ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहला, एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन कौन है? QIB, नॉन QIB जिनको ऑथराइज किया हुआ है, तो QIB को अलॉट कर सकते हैं यहां पे हम, और साथ ही साथ नॉन QIB को भी अलॉट कर सकते हैं जिनको ऑथराइज किया हुआ है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी थ्रू EBP प्लेटफॉर्म। EBP प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी सिक्योरिटी इश्यू होती है देखना है पे अच्छे से। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। डेट सिक्योरिटी को इश्यू कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी अलाउड है और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी अलाउड है। इफ क्या, पहला, सिंगल इश्यूअर है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का कर रहा है, ये छोटे मोटे को ये नहीं ले रहा है, 50 करोड़ का चाहिए कम से कम इशू इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर को, तो ग्रीन शू ऑप्शन से सिंगल इशूअर है और 50 करोड़ का इशू कर रहा है। या फिर शेल्फ इशू है, और शेल्फ इशू मतलब एक साल में मल्टीपल इशू ला रहे हो, उन सबको मिला के अमाउंटिंग टू 50 करोड़ और मोर। सिंगल इशू आ रहा है 50 करोड़ का, आ जाओ EBP पे प्राइवेट प्लेसमेंट से। सिंगल इशू नहीं आ रहा है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, तो मल्टीपल इशू लाएंगे एक साल में, पर वो मिला के 50 करोड़ से ज्यादा होगा। या फिर सब्सीक्वेंट इशू आ रहा है, पिछला इशू इस साल में आया था, अब इसी साल में सब्सीक्वेंट इशू ला रहे हैं और टोटल इशू मिला के 50 करोड़ से ज्यादा है। सब्सीक्वेंट इशू वेयर एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रीवियस इशू इन अ फाइनेंशियल इक्वल्स और एक्सीड 50 CR। तो ये क्या कह रहे हैं, 50 करोड़ का कम से कम इशू होना चाहिए अगर आपको EBP पे आना है। तो कौन कौन ला सकता है? सिंगल इशू और 50 करोड़ का ला रहा हूं, शेल्फ इशू लेकर आ रहा हूं, एक साल में सारे मिला के 50 करोड़ होगा। शेल्फ इशू नहीं था, लेकिन एक साल में मेरे फिर भी 2 इशू मिला के 3 इशू मिला के 50 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं। मेरा सब्सीक्वेंट इशू आ रहा है और पिछला इशू जो इसी साल में किया था वो 50 करोड़ से ज्यादा का है।
इजी पीजी क्लियर, आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चल बहुत ज्यादा आसान। उसके बाद में issues of debt securities and non convertible redeemable preference shares on private placement basis irrespective of the issue size। कि भैया आप डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इशू कर रहे हो, सर ये याद कैसे रहेगा? अरे मैंने बताया था ना, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन जो 2022 का आया है, 2021 का आया है, ये दो रेगुलेशंस को रिपील कर आया है। एक ILDS फॉर डेट सिक्योरिटी, एक नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इवेंचुअली डेट सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर्स ही तो यहां पे कवर होंगे, तो हर बार ये लिखना है इनको। कोई इशू आ रहा है डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इररेस्पेक्टिव ऑफ द इशू साइज, 50 करोड़ से कम है, बाय इशूअर हु आर इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 इयर्स, और वो 3 साल से कम के लिए भी हैं, फिर अलाउ कर देंगे। हमने विदाउट ट्रैक रिकॉर्ड वालों को भी तो अलाउ किया है इन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2। तो जो इशूअर 3 साल से कम के, उनको भी अलाउ कर देंगे एज पर शेड्यूल 2। ठीक है। उसके बाद में द इशुएंस ऑफ PDI, PNCPS, ये सब क्या होते हैं? परपेचुअल डेट सिक्योरिटीज, जो नॉर्मल लोगों को अलाउड नहीं है बट बैंक्स को अलाउड है। तो अगर कोई भी नॉन इक्विटी रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैंक और NBFC's कैपिटल इशूड एज पर RBI स्टिपुलेशन, तो अगर मान लीजिए RBI के रूल्स के हिसाब से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई परपेचुअल सिक्योरिटी नॉन इक्विटी सिक्योरिटी भी इशू कर रहा है, तो वो भी EBP पे आ सकती है। तो आ रहे हम यहाँ पे बात करें कि EBP पे कौन कौन से इशूअर की सिक्योरिटी आती है। एकदम सिंपल, EBP के अंदर कौन से इशूअर आ जाते हैं? नॉर्मल इशूअर की बात करें, सिंगल इशूअर 50 करोड़ से ज्यादा है, शेल्फ इशू 50 करोड़ से ज्यादा है, सारे मिला के 1 साल के, सब्सीक्वेंट इशू और इस साल के सारे इशू मिला के हम 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर ये भी सेटिस्फाइड है, यू आर अलाउड टू कम हियर। वंडरफुल। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आप म्यूनिसिपल डेट, कमर्शियल पेपर, CD, इनके लिए भी आ सकते हो। तो यहां पर EBP पे इन सब चीजों के लिए भी आना अलाउड है। तो हमने अभी EBP का शुरू करते ही पॉइंट क्या पढ़े? EBP पे इन्वेस्टर कैसे होते हैं? QIBs हो सकते हैं, QIBs के अलावा कुछ और हैं तो जिनको इनवाइट किया है वो भी हो सकते हैं। उसके बाद में इशूअर कौन हो सकते हैं? 50 करोड़ से ज्यादा वाले, ये जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI के थ्रू आ रहे हैं परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट लेके वो, या फिर 50 करोड़ से कम भी हैं आपका, आप नए नए इशूअर भी हो, इस केस में भी, सॉरी 50 करोड़ से कम नहीं, आप नए नए इशूअर भी हो तो भी आप आ सकते हैं एज पर शेड्यूल 2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द इशू साइज। ऐसा 50 करोड़ नहीं बोला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इशू साइज। कोई भी इशू लेकर आ रहे हो, नए नए इशूअर हो, शेड्यूल 2 के हिसाब से आ सकते हो। तो ये हो गया इशूअर कौन कौन हो सकते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया इन्वेस्टर कौन कौन, इशूअर कौन कौन। ओके, अब आते हैं ऑब्लिगेशंस की, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती है इशूअर की। बहुत बेसिक बात की इन्होंने कि ऑब्लिगेशन क्या क्या होगी। यू टू कंप्लाई विद ऑल द रूल्स रेगुलेशन, फोकस है वेरी केयरफुली। एंकर इन्वेस्टर के लिए यहां पर आएंगे हम लोग। यू टू कंप्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे रूल्स रेगुलेशन को आप कंप्लाई करोगे। द इशूअर शेल प्रोवाइड द प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड टर्म शीट, आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम और टर्म शीट देना होगा। टर्म शीट के अंदर आपके पूरे डिटेल्स होते हैं इशू रिलेटेड। टू EBP एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द इशू ओपनिंग डेट, इशू ओपन होने के 2 दिन पहले आपको टर्म शीट और प्लेसमेंट मेमोरेंडम देना है। तो अगर आप EBP पे इशू लाना चाहते हो, डेट का इशू EBP पे लाना चाहते हो, तो आपको इशू ओपन होने के 2 दिन पहले प्लेसमेंट मेमोरेंडम और टर्म शीट देना है। दे देंगे सर। उसके साथ में ये आपको 5 दिन पहले देना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इशू ओपन होने के 5 दिन पहले, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सब्सिक्वेंटली कभी भी आ रहे हो तो इशू ओपन होने के 2 दिन पहले दिया तो भी चलेगा। प्लेसमेंट मेमोरेंडम में ये सब डिटेल होगा, जैसे कि इशू का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, लॉट कितना रहेगा, ये सब कुछ डिटेल रहेगा। इशूअर में चूज टू डिस्क्लोज द कट ऑफ यील्ड टू EBP, however the same has to be disclosed at least 1 hour prior to the opening of bidding। अगर इशूअर लगता है बिडिंग होने वाली है और बिडिंग होने के पहले इशूअर चाहता है कि हमें एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड बतानी है। आपको याद होगा कि जब भी यहां पर हम कर रहे हैं बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से, तो बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के अंदर हम प्राइस को लेके भी बिडिंग कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट को लेके भी बिडिंग कर सकते हैं। याद आ रहा है? तो अगर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड बिडिंग हो रही है, यहाँ पे डेट है तो इंटरेस्ट रेट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हम बिडिंग कर रहे हैं तो हम हमारा एक एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट भी दे सकते हैं। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है रेगुलर टाइम पे कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट का बिडिंग दे दिया, इंटरेस्ट रेट का एस्टिमेशन दे दिया है, इंटरेस्ट रेट का अगर हमने एस्टिमेशन दे दिया है और अगर उससे हमने कहा था इंटरेस्ट रेट 6% to 8% के बीच में बिडिंग करो और हमने एस्टिमेटेड रेट 7.5% दे दिया है, तो अगर हमें 7.5% से कम कट ऑफ आ जाए तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। मतलब कैंसिल करोगे तो फिर आप पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, पेनल्टी आएगी, प्रोविजंस आएंगे। तो अगर एस्टिमेटेड रेट आपने बताया है उससे कम आया है फिर आपका कट ऑफ यील्ड, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड रेट बताना ऑप्शनल होता है। यहां पे वही कह रहे हैं कि आप चाहें इशूअर मे चूज
टू डिस्क्लोज द एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड। अगर बता रहे हैं तो आपको ओपनिंग के एक आवर पहले सबको बता देना है। ये एक पूरा फॉर्मेट है जिसके अंदर पूरे डिटेल्स आते हैं। पार्टिसिपेंट जो भी आ रहा है उसका केवाईसी होगा और एनरोलमेंट होगा। तो कोई भी अगर एंटिटी पार्टिसिपेट करना चाहती है, कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो इन्वेस्टर का केवाईसी भी होगा और इन्वेस्टर का एनरोलमेंट भी होगा। हमने पढ़ा था अगर क्यूआई भी आ रहा है डायरेक्टली और थ्रू अरेंजर तो उसका केवाईसी करेगा ईबीपी, उसका एनरोलमेंट भी करेगा ईबीपी, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर जो है वो केवाईसी भी करेगा और वो एनरोलमेंट भी करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नॉन क्यूआईबी डायरेक्टली आ रहा है तो उस केस में केवाईसी करेगा इश्यूअर और एनरोलमेंट करेगा ईबीपी। और अगर हमारा नॉन क्यूआईबी आ रहा है थ्रू अरेंजर तो भी दोनों चीजें करेगा ईबीपी। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि हर इन्वेस्टर का केवाईसी होना कंपलसरी है, हर इन्वेस्टर का एनरोलमेंट होना कंपलसरी है। हर इन्वेस्टर का केवाईसी होना जरूरी है, हर इन्वेस्टर का एनरोलमेंट होना जरूरी है। ये कौन करता है? केवाईसी भी कराना है आपको ईबीपी के पास और एनरोलमेंट भी कराना है ईबीपी के पास। लेकिन अगर नॉन क्यूआईबी इन्वेस्टर है और इटसेल्फ आ रहा है, विदाउट अरेंजर आ रहा है, तो उसका केवाईसी करता है कंपनी खुद। दिस चार्ट मेक्स इट एम्पली क्लियर। ठीक है सर, और क्या ध्यान रखना है हमको? एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को प्लेसमेंट मेमोरेंडम और टर्म शीट का एक्सेस होना चाहिए। जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनको एक्सेस होना चाहिए प्लेसमेंट मेमोरेंडम और टर्म शीट का। उसके बाद में कोई भी जो ईबीपी पे कोई भी एंटिटी कोई एल्गोरिदम का यूज नहीं कर रहा है, एआई का यूज नहीं कर रहा है। उसके बाद में प्रेफरेंशियल एक्सेस किसी भी बिडर को नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबर समान बराबर रखना है। एन एलिजिबल पार्टिसिपेंट कैन नॉट बिड फॉर एन अमाउंट मोर देन 100 करोड़। कोई भी व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा की बिड नहीं कर सकता, या फिर 5% ऑफ द बेस इशू साइज विच एवर इज लोअर। तो अगर कोई भी व्यक्ति अरेंजर के थ्रू बिड करना चाह रहा है तो वो 100 CR या 5% ऑफ टोटल बेस इशू साइज विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा की बिड नहीं कर सकता। तो एनी पर्सन इज बिडिंग थ्रू एन अरेंजर ही कैन नॉट बिड फॉर 100 CR और 5% ऑफ द इशू साइज विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा की नहीं कर सकता। फेयर एनफ। उसके बाद में एक अरेंजर मल्टीपल बिड्स भी कर सकता है मल्टीपल लोगों के लिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिडिंग एंड अलॉटमेंट, अब कुछ और पॉइंट ईबीपी को रिलेटेड, ईबीपी से रिलेटेड इतना सब कुछ प्रोविजन है, बहुत अच्छे समझो। और क्या है? बिडिंग अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर ईबीपी पे बिडिंग होती है ओनली बिटवीन 9 to 5 ओनली ऑन वर्किंग डेज। 9 to 5 पे बिडिंग होगा और वो भी होगा ओनली ऑन वर्किंग डेज। ओके, जब भी कोई इश्यू आएगा ईबीपी पे इट शैल रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 1 hour। अरे ये आईसीडीआर जैसा नहीं है कि आप इसको ओपन रखोगे फॉर मिनिमम 3 days मैक्सिमम 10 days, इट विल रिमेन ओपन ओनली फॉर 1 hour। उसके बाद में एन इश्यूअर कैन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एलिजिबल पार्टिसिपेंट फॉर अ पर्टिकुलर इशू टू ईबीपी नॉट लेटर देन 1 hour बिफोर द बिडिंग स्टार्ट। इश्यूअर एलिजिबल पार्टिसिपेंट से रिलेटेड डिटेल दे सकता है टू ईबीपी नॉट लेटर देन 1 hour बिफोर द बिडिंग स्टार्ट। बिडिंग कम से कम 1 hour की रहेगी और बिडिंग स्टार्ट होने के पहले 1 घंटे पहले जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट की डिटेल्स है वो ईबीपी को देना होगा। अरे यहाँ पे पब्लिक इशू नहीं हो रहा है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम ईबीपी को पहले से देते हैं कि ये 25 लोग हैं, ये लोग ही बिड करेंगे और ये हमें देना है ईबीपी को 1 hour के पहले। और फिर ईबीपी उसको ओपन रखेगा, वो ज्यादा समय के लिए भी रख सकता है, मिनिमम 1 hour के लिए। 1 hour में वो 20-25 लोग बिड करेंगे, हम उसके हिसाब से कट ऑफ यील्ड कैलकुलेट करेंगे और अलॉटमेंट करेंगे। बिडिंग अनाउंसमेंट, बिडिंग का अनाउंसमेंट होगा एटलीस्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द इनिशिएशन ऑफ बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट होने के एक दिन पहले बिडिंग का अनाउंसमेंट होगा। डिटेल्स ऑफ बिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम 4 PM to 6 PM अगर हमने बिडिंग रखा है, 3 PM to 5 PM अगर रखा है तो, बिकॉज 5 PM के बाद तो चलता ही नहीं है ये ईबीपी। 9 to 5 जॉब करते हैं, बहुत सुंदर, एकदम एसबीआई जैसा काम है। एनी चेंज इन बिडिंग टाइम, हम बिडिंग टाइम या डेट को चेंज भी कर सकते हैं, ये हमें ईबीपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इंश्योरिंग सच अनाउंसमेंट इज मेड विद इन द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ ईबीपी। 9 to 5 के बीच में बताना है अगर हम कभी बिडिंग का ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट चेंज करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एटलीस्ट 1 day बिफोर द बिडिंग डेट। बिडिंग डेट जब भी है उस दिन आप नहीं बोल सकते आज का बिडिंग कैंसिल, आप एक दिन पहले चाहो तो बिडिंग डेट को चेंज कर सकते। However, such change in bidding date और time shall be allowed for a maximum of 2 times। ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार टाइम को चेंज कर सकते हो। तो जिस दिन आपका बिडिंग डेट आया है उसके एक दिन पहले आप ना बिडिंग टाइम या डे चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम ट्वाइस। ये वर्क करता है एनोनिमस ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। बिड्स आप जब भी देंगे, प्राइस दोगे, स्प्रेड दोगे, और साथ में अगर आप इंटरेस्ट रेट की बिड कर रहे हो तो वो आपको करना है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट 7.1462 इंटरेस्ट रेट पे मैं रेडी हूं ये डिवेंचर, ये बॉन्ड खरीदने के लिए। तो आपका जो बिड आएगा इंटरेस्ट रेट का वो कम से कम 4 डेसिमल पॉइंट का होगा, और प्राइस का है तो प्राइस का बिड आएगा। किस किस प्रकार से बिडिंग हो सकती है? कूपन के हिसाब से या स्प्रेड के हिसाब से, जैसे भी होता है, ठीक है। उसके बाद में मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ बिड शैल बी अलाउड। हाँ, बहुत अच्छा है भी टॉपिक।
हमने एक बार बिड कर दी, उसके बाद में उस बिड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? बिड को हम कैंसिल कर सकते हैं? इनका बिल्कुल कर सकते हो। आप मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हो। आपने एक बार बिड की है, बिडिंग पीरियड के अंदर अपने बिड को मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन आखिरी 10 मिनट में आप किसी भी तरह से बिड को मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते। आई रिपीट, बिड करने के बाद में बिडिंग टेन्योर के अंदर आपने बिड को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हो, लेकिन लास्ट 10 मिनट्स में आप बिड को मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते। आप चाहो तो लास्ट 10 मिनट्स में बिड्स को इनहैंस कर सकते हो। मतलब इसका मतलब है लास्ट 10 मिनट्स में रिवीजन अलाउड है, पर मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने बिड किया था 20 करोड़ के लिए, तो आप ड्यूरिंग द बिडिंग टाइम पीरियड 20 करोड़ को 0 भी कर सकते हो, 5 करोड़ भी कर सकते हो, कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो। मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन अलाउड है ड्यूरिंग द बिडिंग पीरियड, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में कोई भी प्रकार का कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। समझना, रिवीजन अलाउड है। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है आखिरी के 10 मिनट में अगर मैंने बिड की थी 20 करोड़ की, मैं उसको 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ तो कर सकता हूं, बट मैं 20 करोड़ की बिड को 15 करोड़ नहीं कर सकता। मैं रिवीजन कर सकता हूं सिर्फ अपवर्ड। कोई भी ऐसा रिवीजन नहीं हो सकता विच हैज द इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन। बिल्कुल सही है। दूसरा, मैंने इंटरेस्ट रेट पे बिड किया था, जहां पे मैंने इंटरेस्ट रेट रखा था 6.5%। अब मैं उसको 7.5%, 8%, 9% भी कर सकता हूं, बट 6.5 को 6% नहीं कर सकता। फिर तो मैं इफेक्टिव कैंसिलेशन कर लूंगा ना। क्या मैं कैंसिल नहीं कर सकता? आखिरी 10 मिनट में मेरे बिड के इंटरेस्ट रेट को एकदम ही कम कर देता हूं, अपने आप कैंसिल हो जाएगा? नहीं। तो आप लास्ट 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते, अपना जो क्वांटम ऑफ बिड है उसको कम नहीं कर सकते, इनहैंस कर सकते हो लास्ट 10 मिनट्स में। बाकी ड्यूरिंग द एंटायर बिड प्रोसेस तो आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। फिर जब भी होगा पूरा बिडिंग पीरियड, इस फॉर्मेट में आप उसको पूरा लिख के देते हो। अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट। अलॉटमेंट सेटलमेंट होता है ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी। प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेस पे अलॉटमेंट और सेटलमेंट होता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ईल्ड अलॉटमेंट या मल्टीपल ईल्ड अलॉटमेंट, दो प्रकार के अलॉटमेंट के मेथड हो सकते हैं, यूनिफॉर्म ईल्ड अलॉटमेंट, मल्टीपल ईल्ड अलॉटमेंट। यूनिफॉर्म ईल्ड अलॉटमेंट मतलब जितने भी अलॉटीज हैं, जिन जिन लोगों का सक्सेसफुल हुआ है, जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, उन सबको सेम इंटरेस्ट रेट पे हम सिक्योरिटी इशू करेंगे, यूनिफॉर्म ईल्ड अलॉटमेंट। मल्टीपल ईल्ड अलॉटमेंट, जिसने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस रेट पे, नेक्स्ट हाईएस्ट को उस रेट पे, उस पे हमारे यहां पे सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग होगा। विच विल बी मोर पॉपुलर? यूनिफॉर्म। तो जैसे हम नॉर्मली आईसीडीआर में पढ़ते थे कि कट ऑफ प्राइस आती है और सबको शेयर हम कट ऑफ प्राइस पे अलॉट करते हैं, उसी प्रकार से यहां पे भी कट ऑफ रेट आती है और सबको हम डिबेंचर बॉन्ड कट ऑफ रेट पे ही देते हैं, वो है यूनिफॉर्म ईल्ड। और अगर हम सबको उनके बिड रेट पे दे देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीपल ईल्ड। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आता है एंकर पोर्शन। एंकर पोर्शन का कंसेप्ट अलग है। डू नॉट प्रिज्यूम कि ये एंकर आपका नॉर्मल वाला एंकर है, ये थोड़ा अलग वाला एंकर है। डू नॉट प्रिज्यूम कि ये नॉर्मल वाला एंकर है, ये थोड़ा सा अलग वाला एंकर है। इस एंकर के अंदर क्या हो रहा है, अगर कभी भी हमने जो एंकर इन्वेस्टर पढ़ा होगा नॉर्मल आईसीडीआर में, उसी लाइन पर है, तो थोड़ा सा हटके एंकर पोर्शन। अगर कभी भी एक इन्वेस्टर चाहता है, एक इश्यूअर चाहता है कि हमें कुछ सिक्योरिटीज एंकर इन्वेस्टर को अलग से देनी है, तो आप दे सकते हो क्या? यस। क्या प्रोविजन है? पहला, इश्यूअर विल डिटरमिन द एंकर इन्वेस्टर। इश्यूअर डिसाइड करेगा एंकर इन्वेस्टर कौन कौन है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं आईसीडीआर में 10 करोड़ के ऊपर अगर कोई भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने बिड किया तो वो एंकर इन्वेस्टर है। यहां पर इश्यूअर विल डिटरमिन द एंकर इन्वेस्टर। इश्यूअर विल डिटरमिन द एंकर इन्वेस्टर। नेक्स्ट, इश्यूअर में डिसाइड टू कीप अ पोर्शन फॉर एंकर इन्वेस्टर। इश्यूअर में डिसाइड टू कीप अ पोर्शन फॉर एंकर इन्वेस्टर। इश्यूअर डिटरमिन करेगा एंकर इन्वेस्टर कौन कौन। इश्यूअर उनके लिए एक पोर्शन अलग से कर देगा। नेक्स्ट, दिस पोर्शन शैल नॉट एक्सीड मोर देन 30%। कि ये जो पोर्शन अलग किया है ये 30% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इश्यूअर एंकर इन्वेस्टर को डिसाइड करेगा, उनके लिए पोर्शन डिसाइड करेगा, बट कभी भी ये पोर्शन 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में द पोर्शन ऑफ एंकर इन्वेस्टर विल नॉट बी अवेलेबल एट ईबीपी। ये जो ईबीपी पे एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन नहीं आएगा, ये तो कंपनी पर्सनली देगी। तो कंपनी एंकर इन्वेस्टर का 30% रख सकती है, उसको अलग से देगी। ये ईबीपी पे बिडिंग के लिए नहीं आएगा। Issuer has to disclose the AI portion along with the allotment। पूरा जो हमें AI और AI का जो पोर्शन है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारा 1000 करोड़ का डेट का इशू है, उसमें से 300 CR जो है वो हम एंकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ये हमें बताना होगा पूरा। और अलॉटमेंट टू एंकर इन्वेस्टर विल बी एट फेस वैल्यू एंड एट द कट ऑफ रेट। आप एंकर इन्वेस्टर को एक बेटर रेट पे ऑफर नहीं कर सकते और रेट तो सेम ऑफर करनी है। यहां पे आईसीडीआर का ही रूल आ जाता है कि कभी भी एंकर इन्वेस्टर को हम बेटर रेट पे, डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। तो जिस कट ऑफ रेट पे आप सबको दे रहे हो उसी कट ऑफ रेट पे एंकर इन्वेस्टर को भी सिक्योरिटी मिलेगी और प्राइस होगा फेस वैल्यू।
ये हो गया एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन, बहुत ज्यादा आसान है। ईबीपी पे एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन ऐसा होता है कि इश्यूअर विल डिटरमिन द एंकर इन्वेस्टर्स, पहला चीज हो गया इश्यूअर विल डिटरमिन द पोर्शन ऑफ एंकर इन्वेस्टर, इट कैन नॉट बी मोर देन 30%, फेयर इनफ। उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये ईबीपी पे नहीं आएगा, ईबीपी पे डिस्क्लोज जरूर करेंगे पर ये पर्सनल लेवल पे अलॉटमेंट होगा, और यहां पे इनको अलॉटमेंट किया जाएगा एट द कट ऑफ रेट ओनली, इंटरेस्ट रेट इनकी कट ऑफ रेट होगी और प्राइस इनकी फेस वैल्यू रहेगी। दिस इज एंकर इन्वेस्टर फॉर ईबीपी प्लेटफॉर्म। फिर ईबी प्लेटफॉर्म का अंत करीब है, अब ये बात करते हैं नॉर्मल पेन वगैरह ऑब्लिगेशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ पेन ऑब्लिगेशन बाय अलॉटी और एंकर इन्वेस्टर विल बी डिबार्ड फ्रॉम असेसिंग द बिडिंग प्लेटफॉर्म फॉर 30 डेज। अगर कोई भी व्यक्ति ने बिड किया, एंकर इन्वेस्टर या नॉर्मल किसी ने भी, एंकर इन्वेस्टर तो पर्सनल लेवल पे कर रहा है वैसे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने ऐसा दिया और लास्ट में मना कर दिया कि नहीं मुझे तो नहीं लेना है, ऐसे व्यक्ति को 30 डेज के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर बिड करता है और फिर लेता नहीं है उसको 30 डेज के लिए डिबार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर 3 इंस्टेंसेस हुए हैं, 3 इंस्टेंसेस हो गए किसी व्यक्ति के, तो उसके अरेंजर को भी 7 डेज के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति ने बिड किया बट बाद में पे नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसको 30 डेज के लिए डिबार कर दिया जाएगा क्लाइंट को। और किसी अरेंजर के साथ 3 इंस्टेंसेस हो गए ऐसे, तो अरेंजर को भी 7 डेज के लिए डिबार कर दिया गया। तो अरेंजर के अगर 3 इंस्टेंसेस होते हैं डिफॉल्ट के, तो 7 डेज के लिए डिबारमेंट। क्लाइंट का एक भी इंस्टेंस हुआ है तो उसको 30 डेज के लिए डिबारमेंट, वो ईबीपी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता। उसके बाद में ये ऐसी प्रोसेस फ्लो बताया कि प्रोसेस फ्लो कैसा होता है। सक्सेसफुल बिडर होगा, जिसने बिड किया है, ही विल मेक पेन ऑफ फंड्स, वो पैसे दे देगा। उसके बाद में एस्क्रो बैंक अकाउंट में कंफर्मेशन होगा आरटीआई के पास, आरटीए फिर रिकंसाइल करेगा कि हाँ भाई इसी को दिया था क्या, एंड उसके बाद में उसके डीमैट अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी दे दी जाएगी, आरटीए फिर पैसा भी कंपनी को दे देगा। इसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़े तो कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे पहले जैसे ही हमारा कंफर्मेशन हो चुका है, देखो ये प्रोसेस पहले ही है, इन्वेस्टर ने पहले बिड कर दिया, बिड आरटीए कंपनी के पास पहुंच चुकी है, कंपनी ने अलॉटमेंट लिस्ट निकाल दी है, अलॉटमेंट लिस्ट ईबीपी से इन्वेस्टर को पहुंच चुकी है। अब इन्वेस्टर को पैसे देने हैं, ये यहां का प्रोसेस है। अब यहां पे बता रहे हैं प्रोसेस फ्लो और सेटलमेंट। सेटलमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टर पैसे देगा एस्क्रो अकाउंट के अंदर, इसी की बात करते हैं। यहां पे कोई डिफॉल्ट कर, तो बिड करने के बाद पैसे नहीं देगा तो क्या होगा, डिबार कर देंगे 30 डेज के लिए। फिर यहां पर आता हूं प्रोसेस फ्लो और सेटलमेंट। आपका नाम लिस्ट में आ चुका है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, यू टू गिव मनी टू द एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। एस्क्रो को जैसे आपने पैसे दे दिया, अब एस्क्रो रिकंसाइल करता है कि जिसका नाम लिस्ट ऑफ अलॉटी में है उसी ने पैसे दिए क्या, रिकंसाइल किया कि हाँ उसी ने पैसे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्क्रो ऑर्डर करता है, हे कंपनी उसके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स दे दो, उसके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स चले जाते हैं। और फिर जब ये हो गया है, वो एस्क्रो को बोलता है कि अब जो आपके पास पैसे आए वो कंपनी को दे दो। सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। जो भी सिलेक्टेड इन्वेस्टर हैं वो सिलेक्टेड इन्वेस्टर पैसे देंगे एस्क्रो अकाउंट के अंदर, आरटीए रिकंसाइल करेगा कि हमने सिलेक्टेड लोगों ने पैसे दिए, फिर आरटीए उनको डीमैट अकाउंट के अंदर उनकी सिक्योरिटीज दे भी देगा, और फिर जो पैसे एस्क्रो में थे वो रिलीज कर लेगा इन द फेवर ऑफ कंपनी। दिस इज प्रोसेस फ्लो ऑफ सेटलमेंट एंड दिस इज प्रैक्टिकली ईबीपी। इसके बाद में क्या दे रखा है, विड्रॉल ऑफ ऑफर। इट इज वेरी इजी कि क्या एक इश्यूअर उसके डिस्क्रिप्शन पे कभी भी विड्रॉ कर सकता है प्रोसेस को, तो उन्होंने कहा है कि विड्रॉ मे विड्रॉ एट एनी टाइम, वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। However, subsequent to such withdrawal, the issuer shall not be allowed to access the EB platform for a period of 7 days. तो इश्यूअर अगर कभी भी विड्रॉ करना चाहता है विड्रॉ कर सकता है, कि इशू किया और विड्रॉ कर दिया, लेकिन 7 डेज तक के लिए उसको डिबार कर दिया जाएगा। 7 डेज फ्रॉम विड्रॉल के लिए वो एक्सेस नहीं कर सकता है। नॉर्मल इश्यूअर कभी भी चाहे तो अपने इशू को विड्रॉ कर सकता है, पर विड्रॉ किया तो 7 डेज के लिए वो वापस एक्सेस नहीं कर सकता ईबीपी प्लेटफॉर्म को। अब यहां पे कहते हैं कि 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें इशूअर विड्रॉ भी करेगा और उसको 7 डेज के लिए हम डिबार भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गलती नहीं होगी। पहला केस, इशूअर इज अनेबल टू रिसीव द बिड्स, उसने 1000 करोड़ का इशू लाया पर 1000 करोड़ के बिड्स ही नहीं आए, तो इसमें इशूअर की क्या गलती है, तो इशूअर विड्रॉ कर सकता है लेकिन डिबार नहीं होगा। सेकेंड, बिडर हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट, बिडर ने पेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया है, तो अगर बिडर ने ही पेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया है तो इश्यूअर की क्या गलती थी, इश्यूअर यहां पे भी 7 डेज के लिए डिबार नहीं होगा और वो इशू को विड्रॉ कर सकता है। एंड लास्ट इज जो कट ऑफ यील्ड आई है, ये जो कट ऑफ यील्ड आई थी, जो हमने सबने बिड किया कट ऑफ यील्ड आई इज हायर देन एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड। मैंने एस्टिमेटेड बोला था 7.5%, आई एम रेडी टू पे 7.5% इंटरेस्ट, और एक्चुअली कट ऑफ आ गई 8% की, तो यहां पर भी मैं विड्रॉ कर सकता हूं और मैं 7 डेज के लिए डिबार नहीं होऊंगा। तो नॉर्मल प्रोविजन है कि अगर आपने कभी भी विड्रॉल किया है तो आप 7 डेज के लिए डिबार हो जाएंगे, आपने कभी भी विड्रॉ किया है तो आप 7 डेज के लिए डिबार हो जाएंगे। लेकिन इन 3 केसेस में अगर आपने विड्रॉ किया तो आप 7 डेज के लिए डिबार नहीं होते हैं। ये 3 केसेस कौन से हो गए? पहला केस हो गया कि अगर हमारा इशू साइज जितना पैसा ही नहीं आया तो पहला इशू। दूसरा हो गया कि बिडर ने डिफॉल्ट कर दिया है टुवर्ड्स पेमेंट, कि बिडर ने डिफॉल्ट कर दिया। और तीसरा, कट ऑफ यील्ड जो आया हमारे बुक बिल्डिंग के मैकेनिज्म से
वो हमारे एस्टिमेटेड से ज्यादा है, हमने एस्टिमेटेड इन्फॉर्म किया था पहले, तो इस केस में विड्रॉ कर सकता हूं और मेरे ऊपर किसी प्रकार का डिपार्टमेंट आएगा नहीं। एकदम सिंपल। फिर आ जाता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इश्यूअर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, वही इश्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इश्यूअर ऊपर देखो, एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करना उसकी जिम्मेदारी, आरटीए के साथ कोऑर्डिनेट कराना उसकी जिम्मेदारी, डिटेल्स ऑफ एस्क्रो पूरा का पूरा हमें डिटेल को रिकंसाइल करना है आरटीए को, उसकी जिम्मेदारी, डीमैट में शेयर देना उसकी जिम्मेदारी। तो जो हमने ऊपर सेटलमेंट पढ़ा उसमें सारा काम इश्यूअर कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी। आरटीए की क्या जिम्मेदारी, रिकंसिलिएशन करना आरटीए की जिम्मेदारी, इंस्ट्रक्शन देना एस्क्रो को टू रिलीज द फंड्स टू द कंपनी आरटीए की जिम्मेदारी, और पूरा स्टेटस बताते रहना आरटीए की जिम्मेदारी। तो जो सेटलमेंट में पड़ा है वही का वही आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इश्यूअर एंड आरटीए। फिर आता है ऑब्लिगेशन ड्यूटी ऑफ ईबीपी। इस प्लेटफॉर्म की क्या ड्यूटी है, एकदम बेसिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देंगे, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, प्लेसमेंट मेमोरेंडम टर्म शीट वगैरह टाइम टू टाइम देंगे। ईबीपी पे मुझे बताओ, प्लेसमेंट मेमोरेंडम टर्म शीट ईबीपी के पास फाइल हो जानी चाहिए कब, इश्यूअर को फाइल करनी होगी, पहला इश्यू है तो 5 दिन के पहले, और अगर सब्सिक्वेंट इश्यू है तो 2 दिन के पहले। उसके बाद में एडिक्वेट बैकअप और डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास में रेडी ईबीपी प्लेटफॉर्म के पास, यू टू एंश्योर कि आपका सेफ्टी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी रखिए पूरे डेटा की, वो मिसलीड नहीं हो रहा है। ईबीपी शैल इंश्योर आपका पास डेटा एसबीआई जैसा होना चाहिए, उनको खुद को नहीं मिल रहा, किसी और को क्या मिलेगा, जबरदस्त। ईबीपी शैल इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग द इशुएंस इज अपडेटेड ऑन इट्स वेबसाइट, वेबसाइट पे सब कुछ अपडेट करके रखना है। ऑपरेशनल प्रोसीजर पूरे स्टैंडर्डाइज कर दिए, एसओपी जैसा बना रखा है, कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्फ एंड फैट फिंगर एरर नहीं हो, ये हमने रेगुलर बैच में अच्छे से डिस्कस किया हुआ, ये पूरे प्रोविजंस को हमने रेगुलर में अच्छे से डिस्कस किया है। यहां पे हम कम से कम समय में इसको पूरा बार बार रिवाइज कर देंगे, ताकि ये वीडियो अगर हमने बार बार देखते रहे तो प्रोविजन याद भी हो जाएगा। एक सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि आपने अगर ये अच्छे से सुन लिया है, एग्जाम में ये आवाज गूंजेगी आपके कान में और आप इसको लिख पाओगे। अरे जबरदस्त, तो इंश्योर करो कि बस क्विक रिवीजन को अच्छे से देखना है। उसके बाद में आगे और आ जाते हैं हम लोग, फैट फिंगर एरर नहीं होने देंगे, और लास्ट में आ जाता है आप भूलेंगे भी नहीं फैट फिंगर एरर, ये जो आप व्हाट्सएप टाइपिंग में कभी कभी भेज देते हैं कुछ उल्टा सीधा, तो वो क्या है, फैट फिंगर एरर है कि हमारी उंगली और वो जो कीबोर्ड के साइज है उसमें एरर। तो फैट फिंगर एरर का मतलब ये होता है कि गलती में जल्दबाजी में अगर कुछ एरर ना हो जाए, तो उसके लिए हमें एक रेंज भी देता है ईबीपी प्लेटफॉर्म कि कोई व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अमाउंट का बिड कर दिया तो वो रेंज के अंदर होगा तो ही एक्सेप्ट किया जाए, फैट फिंगर एरर ना हो। और ईबीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इन्वेस्टर ग्रीवेंस को भी रिजॉल्व करने के लिए। सीसा ऑडिट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, सिस्टम ऑडिट भी आपका होना चाहिए। सीसा ऑडिट, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, जो भी कंडीशंस आप उनको कंप्लाई करके रखनी है। नेसेसरी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए। और यहां पर आपका सब्सटैंशियल ईबीपी प्लेटफॉर्म हो चुका है। रुक जाओ, पूरा नहीं हुआ है, आते हैं उसके बेनिफिट्स पे। क्या बेनिफिट्स है ईबीपी प्लेटफॉर्म के? ट्रांसपेरेंसी, अरे पहले कंपनी गुपचुप में प्राइवेट प्लेसमेंट कर देती थी सिक्योरिटी का, अब गुपचुप में नहीं हो सकता, अब जो होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। डिससेमिनेशन ऑफ बिडिंग डेटा, जनता ने जिस भी प्राइस पे बिड किया है बिडिंग डेटा भी पूरा दिया जाता है पब्लिक को। मल्टीपल बिडिंग है, डिफरेंट डील, अगर आप चाहते हो कि आप 6.5% के ऊपर 20 करोड़ की बिड, 6.2% पे 30 करोड़ की बिड करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो यू कैन हैव मल्टीपल बिड एट मल्टीपल इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में अलॉटमेंट डेटा भी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो आपने लोगों ने कितना बिड किया है वो डेटा भी अवेलेबल करेंगे पब्लिक को, तभी तो पहला फीचर ट्रांसपेरेंसी है ना। ये ट्रांसपेरेंसी की ही बातें हैं, ट्रांसपेरेंसी के ही सबसेट हैं दोनों। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा, कितनों ने कितने पे बिड किया है ये डेटा भी पब्लिकली अवेलेबल, कितनों को अलॉटमेंट हुआ है ये डेटा भी पब्लिकली अवेलेबल। ये तीनों पॉइंट है तो ट्रांसपेरेंसी। और उसके बाद में एक पॉइंट जैसे हमने पढ़ा, एक व्यक्ति मल्टीपल बिड्स पे मल्टीपल बार बिड कर सकता है, वो कर सकता है डिफरेंट यील्ड पे मल्टीपल बिडिंग। और यहां पर आके आपका ईबीपी प्लेटफॉर्म हो जाता है खत्म। क्या प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी, अगर बस ये रिवीजन जो इतना था ईबीपी का, ये भी आपने 2-3 बार देख लिया है, ईबीपी से आप सुपर सॉर्टेड है, फिर आप नोट्स लेके बैठो और पूरा रीड करो, यू विल बी सुपर सॉर्टेड। रेगुलर बैच में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, और यहां पर अगर अच्छे से रिवीजन हो गया है, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। चलो 2 और प्लेटफॉर्म है, फटाफट से फोड़ देंगे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को। चलिए यार, आते हैं हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म इज लाइक OLX, बस इतू सा रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म, अच्छे समझो। रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म का मेन फीचर क्या है, यहां पर आपको एक कोड दिखेगा,
यू कैन बार्गेन हियर, फर्दर नेगोशिएट हियर। एक कोड दिख रहा है कि ये शेयर्स इतने के, ये डिबेंचर्स बॉन्ड्स इतने के अवेलेबल हैं 20 CR, एक डिबेंचर है 84 का, यू कैन क्रॉस बिड हियर कि आई वांट टू बाय इट 82 ओनली, ही कैन टेल यू नहीं आई वांट टू सेल इट 83 ओनली। भिंडी मार्केट सब्जी मंडी बना दो आप बॉन्ड मार्केट को, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर कोट। और ये जो भी आपका डिस्कशन हुआ इसका ऑडिट ट्रेल मेंटेन रहता है कि इतना प्राइस था, आपने इतना कोट किया, उन्होंने इतना कोट किया, दिस इज रिक्वेस्ट फॉर कोट। देखते हैं यहां पे रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म, इट इज अ सोफिस्टिकेटेड multilateral negotiation, sophisticated multilateral negotiation, sophisticated multilateral negotiations, ताकि you can interact and negotiate the transaction। keywords पकड़ो, sophisticated multilateral negotiation, बहुत सारे negotiation होते हैं, sophisticated multilateral negotiation, यहां पे you can interact and you can negotiate the transaction, और इस पूरी चीज का audit trail होता है। आपको अगर रिक्वेस्ट फॉर कोट पे आता है, ये 5 शब्द फेंक देना पेपर चेकर के मुंह पे, और ये देखते उसको लगेगा कि बालक पढ़कर आया क्या। सोफिस्टिकेटेड मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, इंटरैक्शन एंड नेगोशिएट द ट्रांजैक्शन, ये 4-5 वर्ड। मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, नेगोशिएट द ट्रांजैक्शन सिमिलर हो गया, और इस पूरी चीज का एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन रहता है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। यहां पर होता है डीवीपी 1 बेसिस पे, तो रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म फॉलो करता है डीवीपी 1 बेसिस। इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, डीवीपी 1, डीवीपी 2, डीवीपी 3 ऐसा होता है। डीवीपी 1 क्या होता है? डीवीपी 1 बेसिस एक बेसिस है जिसके अंदर डिलीवरी विल बी मेड ओनली आफ्टर द पेमेंट, वंस यू मेड द पेमेंट ओनली देन डिलीवरी विल बी मेड। फिर आता है एनएससी एंड बीएससी हैव लॉन्च्ड आरएफक्यू प्लेटफॉर्म, ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म एनएससी बीएससी लॉन्च भी कर चुके हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी ओवर द काउंटर डील्स में। ये एक्चुअली रिप्लेस करता है ओवर द काउंटर डील्स। अगर ये नहीं होता तो ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस होते ना, तो ये एक्चुअली रिप्लेस कर देता है ओवर द काउंटर डील्स को। चल उसके बाद में बेसिक फीचर ऑफ आरएफक्यू प्लेटफॉर्म। आरएफक्यू प्लेटफॉर्म के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, जो कोड को सबसे पहले सीक कर रहा है, ही इज एन इनिशिएटर, और उसके बाद में जो कोड उसके बाद में दे रहा है, ही इज अ रिस्पॉन्डर। तो दो होते हैं, इनिशिएटर, रिस्पॉन्डर। ओएलएक्स जिसने पोस्टिंग डाली, इनिशिएटर, जो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्डर। तो जो सबसे पहला व्यक्ति है इनिशिएटर, उसके बाद में जो है रिस्पॉन्डर, जो व्यक्ति हु सीक्स कोड, जो कोर्ट मांग रहा है कि हाँ भाई जूते दे दो, पैसे ले लो, जो कर रहा है ऐसा रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट कर रहा है, जो कोर्ट मांग रहा है वो हो गया इनिशिएटर, जो कोर्ट दे रहा है वो हो गया रिस्पॉन्डर। उसके बाद में द इनिशिएटर हैज द ऑप्शन टू प्लेस कोड बाय डिस्क्लोजिंग नेम और एनोनिमसली। इनिशिएटर चाहे तो अपना नाम दे सकता है, चाहे तो एनोनिमस भी रह सकता है। 1 to 1, 1 to many दोनों ऑप्शंस रहते हैं। 1 to 1 आप 1 to 1 नेगोशिएशन करोगे, 1 to many आप 1 to many नेगोशिएशन करोगे, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। 1 to many में भी इवेंचुअली 1 to 1 हो सकता है, बट आप साथ में 1 to many डिस्कशन कर रहे हो, वो भी ऑप्शन है। 1 to 1 का ऑप्शन भी यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट पे। ऑडिट ट्रेल रहता है एंड पीपल नेगोशिएट करते हैं, फाइनलाइज द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, जैसे कि हमको पता ही है। अब उन्होंने एक एक करके नाम दिया। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ाया क्या सिलेबस में? हाँ, चैप्टर नंबर 7। म्युनिसिपल डेट चैप्टर नंबर 7। कमर्शियल पेपर हम हमेशा सुनते आए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ट्रेजरी बिल, ये सब कॉमन सिक्योरिटी जो रिक्वेस्ट फॉर ट्रेड पे होती है, ये आपको याद रखनी है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ठीक है सर, हम पढ़ते ही हैं। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट नया था जो हमने पढ़ा चैप्टर 7 में। म्युनिसिपल बॉन्ड नए थे जो हमने चैप्टर 7 में पढ़े। उसके अलावा वापस रेगुलर कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये सब चीजें हैं जो रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट पे होती है। मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट जो आप भूल जाओगे, बाकी सारे याद रख लोगे। सारे याद रख लोगे, एक ही भूलोगे, ये वाला आप भूल जाओगे। देख लेना, अभी देख लो, आंखें बंद करके सारे पॉइंट का नाम लो, ये वाला 100% भूल जाओगे। स्टेट डेवलपमेंट लोन याद ही नहीं रहेगा आपको। बोलो एक बार, देखो बोलो। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में म्युनिसिपल डेट, उसके बाद में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मैं भूल गया, मैं कौन सा भूल गया, मैं भूल गया स्टेट डेवलपमेंट लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो अब एक बार वापस बोलो, देखते हैं। अब आप बोलो, मैं मदद नहीं करता आपकी, बस। सही है। सबसे पहला हो गया नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी।
नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के बाद में सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, म्युनिसिपल डेट, ये हो गया। उसके बाद में जो रेगुलरली आते हैं नाम, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और एक जो आप भूल जाएंगे स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये सब चीजें लिस्ट होती है रिक्वेस्ट फॉर कोट पे। मैंडेटरी ट्रेड कह दिया है कि जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज, लिस्टेड बॉडीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको कह दिया टू एनहांस लिक्विडिटी ऑन आरएफक्यू प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, सेबी हैज मैंडेटेड द रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड। अब आरएफक्यू को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाना है ना, कि लोग आरएफक्यू पे ट्रेड करें, तो उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया है, म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज, इन सबको बोला है कि आपको अपने पूरे चंक का, क्योंकि ये लोग तो बहुत सारा खरीदते हैं ना, म्यूचुअल फंड या फिर तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे डेट खरीदते हैं, इनमें जो भी आपको खरीदना है उसका 1% आप कंपल्सरीली आरएफक्यू प्लेटफॉर्म से लोगे, थोड़ा लिक्विडिटी बन जाता है। सही है। परमिटिंग स्टॉक ब्रोकर ऑन आरएफक्यू प्लेटफॉर्म, SEBI has allowed stock broker registered in debt segment to place bids on RFQ platform on behalf of the client। जो भी स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड है डेट सिक्योरिटीज पे, उन सबको RFQ पे ऑटोमेटिकली आके इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट RFQ प्लेटफॉर्म। इजंट दैट इजी? हाँ, सुपर इजी। RFQ प्लेटफॉर्म क्या क्या पॉइंट्स है तूफान, अगर फटाफट से देखें। RFQ सबसे पहले आता है, उसके कुछ कीवर्ड्स आते हैं, सोफिस्टिकेटेड मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के बाद ट्रेडिंग होगा, आपका यहाँ पे इंटरैक्शन होता है, ऑडिट ट्रेल मेंटेन रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। उसके बाद में पढ़ लिया NSE BSE ने इसको चालू कर दिया है। उसके बाद में पढ़ लिया इसके बेसिक फीचर क्या है, इनिशिएटर होता है, रिस्पॉन्डर होता है। इनिशिएटर एनोनिमस भी हो सकता है, नाम भी बता सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है। रिस्पॉन्डर उसके केस बिड करता है, नेगोशिएशन होता है, पूरा ऑडिट ट्रेल मेंटेन होता है। उसके बाद में नेगोशिएटेड ट्रांजैक्शन के ऊपर, नेगोशिएटेड वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस होता है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज यहाँ पे लिस्टेड हमने पढ़ा। फिर इसको मैंडेट कर दिया गया है म्यूचुअल फंड AIF के लिए कि यहाँ पे अनिवार्य रूप से आपको थोड़ा तो चंक आपको यहाँ से लेना ही होगा। और जो भी डेट सिक्योरिटीज के स्टॉक ब्रोकर है उनको अलाउ कर दिया कि आप भी यहां पर आकर ट्रेड कर सकते हैं। अरे ना चोरे ना चोरे ना चोरे, बहुत है जबरदस्त। इसी के साथ एक लास्ट प्लेटफॉर्म हमारा और बचता है, दैट इज हमारा छोटू सा ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये थोड़ा और थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने के लिए और ज्यादा लोग यहां पे ट्रेड कर पाए, उसके लिए इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं। इस कंसेप्ट के तहत सारे स्टॉक ब्रोकर्स को ही कह दिया है कि आप सब अपना अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है। उसको कह दिया ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। एनीवन कैन प्रोवाइड हिज प्लेटफॉर्म एंड पीपल कैन ट्रेड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। चलो आते हैं यहां पे। सबसे पहले द पर्सन हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ठीक है। उसको सबसे पहले आरओसी के पास जाके खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर कराना होगा। देन ही हैज टू रजिस्टर एज अ स्टॉक ब्रोकर विद सेबी। देन ही हैज टू आल्सो रजिस्टर अंडर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन, उसको उसमें भी रजिस्टर करना है विद स्टॉक एक्सचेंज। ये सब रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप कहलाएंगे एक रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो अगर आपको ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बनना है, यू टू बी अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, देन यू टू बी अ स्टॉक ब्रोकर अंडर सेबी एक्ट, thereafter you have to be registered under non convertible securities regulation also। अगर आप इन तीनों जगह पर रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद में आप कहलाएंगे एक ऑनलाइन बॉन्ड सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। अब उसके ऊपर क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, इससे क्या करना होगा, हर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को एक CS को अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको स्कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मिनिमम डिस्क्लोजर एज स्पेसिफाइड बाय सेबी कंप्लाई करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, दे हैव टू एंश्योर दे हैव अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स होने चाहिए उनके पास में। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट है इनका भी, ये हर कहीं जाकर ऐसे पैम्पलेट नहीं बांट सकते हैं, इनका भी एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट होगा। जैसे म्यूचुअल फंड का होता है वैसे इनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होगा। दे हैव टू एंश्योर, दे हैव टू मेंटेन डेटा, उनका पूरा का पूरा डेटा जो है वो सब मेंटेन करके रखना होगा। दे हैव टू एंश्योर कि स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देंगे, एंड जो भी ग्रीवेंसेस भी हैं इनको एंश्योर करना, उसको रिड्रेस कर देंगे विद इन 30 डेज। ये OBPP के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, बहुत बेसिक ऑब्लिगेशन है। आप देखो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, CS को अपॉइंट करना ही है, मिनिमम डिस्क्लोजर्स जो है वो सब आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपको रखनी पड़ेगी, एंड आपको प्रॉपर सेफगार्ड वगैरह मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट आपको रखना होगा, डेटा मेंटेन करके आपको रखना होगा पूरा का पूरा, स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी है टाइम टू टाइम, एंड रिड्रेस करना होगा इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस विद इन 30 डेज। अगर आप देखोगे तो बहुत बेसिक बात है, कोई बहुत ही हेफ्टी डिस्कशन उन्होंने रखा नहीं है। CS को अपॉइंट करना पड़ेगा, साथ में देखो और डिटेल में 2 KMPs को भी आपको अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। CS has to be appointed, 2 KMPs have to be appointed, स्कोर्स पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रोबस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए आपका मिनिमम कंडक्ट फॉलो करना होगा, इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस 30 डेज के अंदर रिड्रेस होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैंडल करोगे, सारा डेटा मेंटेन करके रखोगे, और सेबी को भी आप रिपोर्ट करते रहोगे। अगर आप देखो सिंपल, अगर आपको ये चार्ट भी याद है तो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे इवन विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। बस ये चार्ट याद रखिए। आई होप यू गाइस हैव इट। आई थिंक अगर ये भी कर लिया तो ये इतना बड़ा सा जो चैप्टर है
वो आपके एकदम कदमों में आ जाता है। चल हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं यहां तक। ये हमने शुरू किया, डेट हुआ पूरा का पूरा। पेन काहे नहीं चल रहा है यार? ये पेन ऑफ। चलो फिर मैं जूम करके बता देता हूं। यहां तक का सब कुछ हो चुका है हमारा कि डेट मार्केट क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब डेट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलो, याद ही होगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा है भाई? कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, thereafter ICDR, LODR, SEBI नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 एंड आरबीआई के रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। फिर आ गया मेजर रिफॉर्म्स अंडर SEBI नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन। 5 पॉइंट पड़े थे, बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आए। एक नई कंपनी है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको भी हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करने देते हैं 3 कंडीशन से। प्राइवेट प्लेसमेंट पे होगा, QIB को अगर EBP प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। फिर हमने और चीजें करी कि बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे के सारे आपके ऊपर शेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर लिमिट्स थे, आपका अब्रेज प्रोस्पेक्टस के साइज के लिमिट्स थे, आपके टेन्योर के लिमिट्स थे। ऐसे सारे लिमिट्स को हमने हटा दिया या रिड्यूस कर दिया है। डिबेंचर ट्रस्टी अनिवार्य कर दिया हर जगह पे। पुट और कॉल ऑप्शन का कंसेप्ट ला चुके हैं और बहुत सारे मिसलेनियस भी रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं। EBP प्लेटफॉर्म लेकर आ गए हैं मैंडेटरी करके 50 करोड़ से ऊपर, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने एंड में भी पढ़े। उसके बाद में आ गया टाइप्स ऑफ डिबेंचर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमने पढ़े। मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट, उसके एडिशनल कंप्लायंसेस कि अगर कोई भी मार्केट लिंक्ड डिबेंचर है तो वो अलाउड है, पर उसके कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस है, उसके हमने कुछ पॉइंट पढ़े। आपको इंश्योर करना है, जैसे कि एक आधा पॉइंट आपको बताता हूं, आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स होना कंपलसरी है, जिसमें आपको लिखना होगा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर है। आपका नेटवर्क कम से कम 100 CR का होना चाहिए। इस प्रकार के हमने प्रोविजंस पढ़े। फिर हम आगे बढ़े, बॉन्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद बॉन्ड, LIICR, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क, C क्रेडिट रिस्क, R री इन्वेस्टमेंट रिस्क। फिर हम लोग गए प्लेटफॉर्म्स पे, और ये 3 हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म पढ़ा, एकदम खोद खोद के। फिर हमने पढ़ा ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, वो आपको चार्ट याद होगा। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं आप, सेबी के पास एज ए ब्रोकर रजिस्टर्ड हैं आप, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में रजिस्टर्ड हैं आप, तो आप कहलाएंगे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। और फिर आपने कंडीशन CS को अपॉइंट करके कहेंगे, डेटा मेंटेन करके कहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास में, ये सब हमने इन्वेस्टर एग्रीमेंट से 30 डेज के अंदर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड होने चाहिए, आपको 2 KMP होनी चाहिए। ये सब जो हमने प्रोविजन पढ़े, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा EBP, तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। फिर आज में पढ़ा रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट होगा, ओरिजिनेटर होता है, रिस्पॉन्डर होता है। ये पूरा जो कंसेप्ट पढ़ा यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। यहां तक के चैप्टर में वी आर सुपर सॉर्टेड, यहां तक के चैप्टर में सुपर सॉर्टेड। अभी गुड हियर? पेन पता नहीं काहे नहीं चल रहा है। जैसे ही पेन चलता है हमारा, फिर इसका ये वाला भी रिविजन हो जाएगा। आप देखो एकदम मस्ती से, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट हमने पढ़ाई है कि ग्रीन डेट के अंदर आप जो स्पेसिफाइड है, रिन्यूएबल जगह पे कर रहे हो, मास ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हो, येलो ब्लू बॉन्ड के अंदर कर रहे हो, इनमें से कहीं पे भी अगर आप करो तो आप ग्रीन डेट सिक्योरिटी कहलाओगे। इनिशियल डिस्क्लोजर कुछ रिक्वायरमेंट है, कंडीशनल डिस्क्लोजर एकदम ईजी है। उसके बाद में आपको थर्ड पार्टी रिव्यू और कंपलसरी है, लेकिन कंप्लाई और डिस्क्लोज रूल फॉलो होता है। उसके बाद में आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन वॉशिंग, कि आप लोगों को कुछ गलत बता के और ग्रीन डेट के नाम पे पैसा ले रहे हो और एक्चुअली ग्रीन डेट नहीं हो रहा है, ग्रीन वॉशिंग। ट्रांजिशन बॉन्ड, कि हमारा एक ऑपरेशनल बिजनेस है बट हम इसको सस्टेनेबल मेथड से करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांजिशन बॉन्ड। फिर म्युनिसिपल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस इज इजी, QR कोड का फंडा ले आए हैं, जहां पे वेबसाइट पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, पूरा क्वेश्चनर मिल जाएगा कि आपको म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कैसे करना है, पूरे डिटेल्स, ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है, सारे अग्रीमेंट की ड्राफ्ट कॉपीज मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन की ड्राफ्ट कॉपीज मिल जाएगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट मिल जाएगी कि म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू कैसे करना है, उसका इन्फॉर्मेशन डेटाबेस उन्होंने बना दिया। फिर कंप्लायंस एंड SEBI नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन, हमने 2 चार्ट के माध्यम से किया था कि इशूअर को क्या क्या कंप्लाई करना है। बेसिक डीमैट के अंदर आपको डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लोगे, आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लोगे, आप क्रेडिट रेटिंग लोगे, वैल्यूएशन करा लोगे, ये सब। फिर CS को बहुत सारे काम करने, वो सब पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर डिपॉजिट, कंपनी का डिपॉजिट था, बेसिक सा प्रोविजन था। फिर आया हमारा NBFC, और इसका तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हमने यहां तक का चैप्टर अभी रिवाइज कर लिया है, इसके आगे का चैप्टर भी हमें रिवाइज करना बाकी है। चलो यार, खेलो को ऐश करो, फटाफट से पेन सही करते हैं और वापस से वील गेट बैक टू द रिविजन। या यस यार, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और हम लोग जब रिवीजन कर रहे थे, बीच में हमारा सुंदर सा पेन ने हमारा साथ छोड़ दिया था, और हम लोग तब तक रिवाइज कर चुके थे यहां तक।
यहां तक हमारा प्रॉपर रिवीजन हो चुका है. वी आर ऑल वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू डेट मार्केट. ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है और हमारा टारगेट क्लियर है कि एक भी मार्क्स इधर उधर होने नहीं देंगे. चैप्टर 14 से एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे हम तूफान मचा के आएंगे, फोड़ फड़ा के आएंगे. हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक आंसर के अंदर फुल नियर फुल मार्क्स लेकर निकलेंगे. ये हमारा टारगेट है. चैप्टर 14 की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है. डेट मार्केट. सबसे पहले हमने डेट मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा का पूरा देख लिया हमने. कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, आईसीडीआर, एलओडीआर, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन एंड एवरीथिंग. मेजर रिफॉर्म्स जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लेकर आया कि सारी की सारी लिमिट हटा दी इन्होंने. डिवेंचर ट्रस्टी कंपलसरी कर दिया इन्होंने. और पुट कॉल जो भी चेंज किया हमने पढ़ लिया. टाइप्स ऑफ डिवेंचर, बहुत सारे डिवेंचर पढ़ लिए. मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है, ये सब भी हमने पढ़ लिए. बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं हमने पढ़ लिए. वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद बॉन्ड. लिकर LIICR, CR था क्रेडिट रिस्क. यस. उसके बाद में आए प्लेटफॉर्म्स. ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म पढ़ा हमने. इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म था वो हमने पढ़ा. उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म भी हमने पढ़ लिया. और ये सब हम पढ़ के यहां तक पहुंच चुके हैं. और अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर का रिवीजन आगे. सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज. चलो. न सर झुका. चलो आओ पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम लोग. यस यारा. ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ये रहा हमारा टॉपिक ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज. हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था. सबसे पहले सवाल आता है व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन डेट सिक्योरिटीज. आखिर ग्रीन डेट सिक्योरिटीज होता क्या. ग्रीन डेट सिक्योरिटीज सिंपली मींस अगर कोई भी एंटिटी है उसने पब्लिक से पैसा लिया है, बदले में उनको बॉन्ड दिया है और वो पैसा कंपनी यूज करने वाली है इन 12-13 पॉइंट्स के अंदर. आई रिपीट, कोई भी एक कंपनी है उसने पब्लिक से मनी रेज किया है और वो मनी, द रेज्ड मनी विल बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस, देन द बॉन्ड इज टर्म्ड एज ग्रीन डेट बॉन्ड. अगर कंपनी बॉन्ड सेल करके मनी रेस कर रही है और मनी को इन्वायरमेंट के लिए अच्छा करने के लिए किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो उन बॉन्ड्स को कहा जाता है ग्रीन डेट सिक्योरिटी. अब इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे बहुत सारे पॉइंट दे दिए कि इनमें से कोई भी जगह अगर पैसा इस्तेमाल कर रहा है आपका बिजनेस तो वो होगा ग्रीन डेट के अंदर कवर्ड. जैसे कि सबसे पहले आ गया रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी. अरे भैया रीन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग, बायो एनर्जी यूज कर रहे हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. सेकंड, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट. क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन पे आ रहे हैं, मास ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं. आज अगर 20 लोग घर से अपनी कार लेके निकलते हैं एकले और वही 20 लोग एक ही इलेक्ट्रिक बस में बैठ के आ जाते हैं, तो आप सोचो कि ट्रैफिक तो कम हो ही रहा है, साथ में पोल्यूशन कितना कम हो रहा है. तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, कि जो क्लाइमेट में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है हमारे कारण, ग्रीन हाउस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इतनी सारी, इन सबको बचाने के लिए हम क्लाइमेट चेंज को जैसे अडॉप्ट करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं. एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स. सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट है उसको भी अच्छे से मैनेज करना है, अदरवाइज इन्वायरमेंट के लिए और हजार्डस हो सकता है. सस्टेनेबल लैंड यूज, बायोडाइवर्सिटी. सस्टेनेबल लैंड यूज में मैंने आपको आई थिंक यहां का एग्जांपल दिया था, भूटान का भी याद है. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसके लिए काम कर रहे हैं. पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सर्कुलर इकोनॉमी, अडैप्टिव प्रोडक्ट्स, ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड और ट्रांजिशन बॉन्ड. इनमें से कहीं भी अगर आपका एंटिटी पैसा लगा रहा है तो ये सब को कहा जाएगा ग्रीन बॉन्ड. आई थिंक मैंने स्टार मार्क भी लगवाया. आई थिंक यस, ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन बॉन्ड. ग्रीन बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन का, एंटिटी कहां पे पैसा लगाएगी तो उसको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है. अब आपको इनको याद रखने की कोशिश करनी, नीचे से याद रखो कितना ईजी है. ट्रांजिशन बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड. ट्रांजिशन बॉन्ड क्या होता है, हमारा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है लेकिन हम अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं सस्टेनेबल तरीके से, तो हम हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को शिफ्ट कर रहे हैं. प्रोडक्ट वही बेचेंगे लेकिन अभी जो हम कर रहे थे उसमें बहुत सारा कार्बन एमिशन होता था, अब हम उसको कार्बन फ्री पे शिफ्ट करना चाहते हैं. तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे हमारे कौन से बॉन्ड्स, ट्रांजिशन बॉन्ड. उसके अलावा येलो बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड वाटर मैनेजमेंट, येलो बॉन्ड सोलर एनर्जी के लिए. तो अगर हम कोई भी सोलर एनर्जी के दिशा में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, येलो बॉन्ड. अगर हम वाटर को बचाना चाह रहे हैं, ब्लू बॉन्ड. इजी टू रिमेंबर. फिर सस्टेनेबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, मास ट्रांसपोर्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सर्कुलर इकोनॉमी, अडैप्टिव प्रोडक्ट्स, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी. फिर आपको जितने याद रख सकते हो वो सब बेस्ट है. इनको आपको हर रिवीजन में बस रीड करते जाना है. आई थिंक कोई ताकत आपको एग्जाम में रोक नहीं पाएगी. एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स. ग्रीन बॉन्ड से अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब ग्रीन बॉन्ड्स पे ही हम लोग, लेकिन ग्रीन बॉन्ड के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है. तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी. अगर आप कभी भी ग्रीन डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कराते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या
डिस्क्लोजर है। पहला टॉपिक आता है इनिशियल डिस्क्लोजर, फिर आएगा कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर। तो कभी भी अगर आप ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं तो कुछ इनिशियल डिस्क्लोजर से जो आपको इनिशियल लेवल पे देने पड़ेंगे। क्या है वो इनिशियल डिस्क्लोजर? पहला, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना है कि आप ये ग्रीन बॉन्ड से करने क्या वाले हो, व्हाट इज द पर्पस। आप वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करोगे, क्लाइमेट कंट्रोल पे काम करोगे, आप मास ट्रांसपोर्टेशन पे काम करोगे, क्लीन एनर्जी पे काम करोगे। आपका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स बताने। फिर आप पूरा प्रोसेस डिटेल में बताते हो कि हम कैसे इसको अचीव करने वाले हैं। साथ में आपको बताना है सिस्टम एंड प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रैकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोसीड। ये जो पूरा पैसा रेस कर रहे हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे उसको ट्रैक रखने का भी हमने जो सिस्टम बनाया। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट असेट्स और एरिया, जहां पे हम ये करना चाह रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे करेंगे, कौन से एरिया पे करेंगे, कौन से असेट के लिए करेंगे, ये भी हमको फाइनलाइज करना है। डिटेल्स ऑफ इंडिकेटिव एस्टिमेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड, ये जो पूरा पैसा रेस कर रहे हैं उसका इंडिकेटिव एस्टिमेट कि कहां कहां कितना खर्च होने वाला है। टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ अनलोकेटेड अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, कि जो पैसा आपका कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है उस पैसे को, जो पैसा आपका कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को आप कहां रखने वाले हो। जैसे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड वगैरह में बात करते थे ना कि जो पैसा बिल्कुल ही अनयूटिलाइज है उसको आप टेम्पररीली कहीं पे पार्क करके रख सकते हो, तो ये वही बताएंगे कि आप उनको कहां पार्क करके रख सकते हो। उसके बाद में परसीव्ड सोशल एनवायरमेंटल रिस्क, क्या आप ग्रीन बॉन्ड सिक्योरिटी से आपको लग तो रहा है कि सब कुछ फायदे होंगे, इससे कोई इन्वायरमेंटल रिस्क भी है क्या? वो अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिव्यूअर फॉर सर्टिफिकेट, कि एक व्यक्ति को अपॉइंट करना है रिव्यूअर जो चेक करेगा कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो या नहीं। ये कंपलसरी कर दिया गया है, आपको अगर ग्रीन बॉन्ड रेस करो तो आपको एक थर्ड पार्टी रिव्यूअर अपॉइंट करना ही है। ये है इनिशियल डिस्क्लोजर। एकदम मस्ती से देखो, इनिशियल डिस्क्लोजर क्या करने होंगे कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम कैसे 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 पूरा करने वाले हैं, ये जो हम पैसा ले रहे हैं इसको ट्रैक कैसे रखेंगे, इस पैसे का इंडिकेटिव एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसमें जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उसको हम कहां पे रख सकते हैं। उसके बाद में हमारा सोशल एनवायरमेंटल रिस्क कुछ है क्या इसको यूज करने का, और थर्ड पार्टी को आके रिव्यू करना पड़ेगा। ये हो गया इनिशियल डिस्क्लोजर। अरे तूफान। उसके बाद में ये जो थर्ड पार्टी रिव्यूअर की रिपोर्ट आती है ना, इस पे कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस के ऊपर आती है कि अगर हम कंप्लाई नहीं कर पाए कोई चीज को, जो ग्रीन बॉन्ड में हमने बताया था वैसा हम कंप्लाई नहीं कर पाए, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने जो बोला था वो हम कंप्लाई क्यों नहीं कर पाए। रिव्यूअर को अपॉइंट करना कंपलसरी है, रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट ऑप्शनल नहीं है, रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी। देन रिव्यूअर जो बताएगा कि अरे आपने ये बोला तो था कि ग्रीन बॉन्ड में यहां पैसा लगेगा, नहीं लगा है, तो अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाए हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि हम वो कंप्लाई क्यों नहीं कर पाए। द प्रिंसिपल इज कंप्लाई और एक्सप्लेन। फिर आते हैं कुछ कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर। ये होगा इनिशियल। इनिशियल कितना आसान है, पैसा रेस किया किस ऑब्जेक्टिव से, कितना कहां पे लग रहा है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कहां पे रखोगे, इंडिकेटिव एक्सपेंडिचर भी दे दो, रिस्क कौन से ये भी बता दो, वन टाइम ईयरली आपका जो रिव्यूअर की रिपोर्ट है वो भी आनी चाहिए। ये हो गया वन टाइम डिस्क्लोजर इनिशियल। अब कंटिन्यूअल, जब तक आपके ग्रीन बॉन्ड चलेंगे आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या करना है, आपने पैसे को कहां कहां यूटिलाइज किया ये बताओ, जो अनयूटिलाइज पैसा है वो कहां पर है बताओ, पैसे को यूटिलाइज किया कहां पे, प्रोजेक्ट असेट एरिया, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, की अंडरलाइंग अजम्पशन, जब आप कह रहे हो कि ये बेनिफिट होगा वहां पे आपके अजम्पशंस क्या क्या हैं, डिटेल ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मिटिगेशन प्लान फॉर द परसीव्ड सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क। हमने ऊपर बोला था कि क्या क्या रिस्क है, अब उस रिस्क के लिए आपका मिटिगेशन प्लान क्या है ये भी आपको कंटिन्यूअसली बताना है। इंपैक्ट रिपोर्टिंग, कि क्या क्या इंपैक्ट आपके ग्रीन बॉन्ड्स रेस कर रहे हैं, और लास्ट में BRSR रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है आपको, जो एनवायरमेंट के लिए पूरा बताता है कि क्या चीजें कैसे अच्छी चल रही है बुरी चल रही है। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस रिपोर्ट, अनयूटिलाइज पैसा का है कितना है, पैसे को कहां कहां आपने यूटिलाइज किया, जो रिस्क था उसके लिए आपने कुछ प्लान बनाया है क्या, क्या परफॉर्मेंस हुआ है, की अंडरलाइंग अजम्पशन क्या क्या, आप कह रहे हो इतना इतना बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट के अजम्पशंस क्या क्या हैं आपके, तो ऐसा कुछ हमारे कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर भी चलता है। हमने रेगुलर के टाइम पे अच्छे से इन डेप्थ पढ़ लिया है, अब अगर आपने सिर्फ इन की हाइलाइटेड पॉइंट्स को भी याद रख लिया, यू विल बी एबल टू मेक अ वंडरफुल आंसर। याद भी रखना है, देखो स्टेप्स क्लियर है, सबसे पहले अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड देयरआफ्टर रिपीटेड तरीके से उसका रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप यू इन द एग्जामिनेशन। वापस आती है बात ग्रीन डेट सिक्योरिटी के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ थर्ड पार्टी रिव्यूअर। थर्ड पार्टी रिव्यूअर को हमको अपॉइंट करना अनिवार्य है, और उसने अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी निकाली तो वहां पे कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे काम किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इशूअर, इशूअर की क्या क्या जिम्मेदारी है, इशूअर की जिम्मेदारी है मेंटेन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिससे कि आपको कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कहां पैसा लगा, और सब डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर्ली, एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, कि आपने जो बोला था कि ग्रीन डेट सिक्योरिटी में हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव, उसको आपने अचीव किया है नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीन डेट सिक्योरिटीज रेस करते हैं, बोला था कि हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए काम करेंगे, और अब आप बाद में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन पे करना चाहते हो, नहीं, तो जो आपने डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव था वही आप अचीव कर रहे हो कि नहीं। यूटिलाइज द प्रोसीड ओनली फॉर द स्टेटेड पर्पस, जो पर्पस हमने बोला था क्लाइमेट चेंज, तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा यूटिलाइज किया जाएगा।
एंड एंश्योर कंप्लायंस विद सेबी सर्कुलर। सेबी के सारे सर्कुलर से आपसे को एंश्योर करना है कि आपका कंप्लायंस रहना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो आपने ऑब्जेक्टिव बोला उसके अलावा पैसा यूज नहीं कर सकते, और सेबी के सारे सर्कुलर को आपको कंप्लाई करना है। सुपर इजी। ग्रीन वॉशिंग, नाउ इट्स वंडरफुल कंसेप्ट। अभी क्या कहता है अच्छे से समझना, इसको भी स्टार मार्क किया। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या है? आपने जनता को बोला कि हम आपसे पैसा रेस कर रहे हैं और हम इसको ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन पर्पस के लिए लगाएंगे। ये बोल के पैसा तो रेस कर लिया, एंड वंस यू हैव रेस्ड मनी, आपने पैसा रेस करने के बाद में अब उसको आप कहीं और ही लगा रहे हो, आपने मिसगाइड करके पैसा ले लिया, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड के नाम पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा ना। तो आपने पब्लिक को तो बोला ग्रीन बॉन्ड और उसको आपको मिस यूटिलाइज कर रहे हो कहीं और। दिस इज टर्म्ड एज ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? सबसे पहले मेकिंग फॉल्स, मिसलीडिंग, अनसब्सटैंशिएटेड और अदरवाइज इनकम्प्लीट क्लेम्स। आप जो क्लेम कर रहे हो वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, अनसब्सटैंशिएटेड है या फिर इनकम्प्लीट क्लेम है अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस ऑपरेशन। आपका जो भी बिजनेस ऑपरेशन को लेके क्लेम है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, अनसब्सटैंशिएटेड है या फिर इनकम्प्लीट है। तो आप जो क्लेम कर रहे हो कि ऐसा ऐसा बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इस प्रकार का कुछ भी क्लेम करते हैं तो वो अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस ऑपरेशन, दिस इज ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग मतलब झूठे क्लेम लगाना, इनकम्प्लीट क्लेम्स, अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम, मिसलीडिंग क्लेम, फॉल्स क्लेम। हम बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो फॉल्स, मिसलीडिंग, अनसब्सटैंशिएटेड या फिर आप कर रहे हैं इनकम्प्लीट क्लेम्स, तो ये सब है ग्रीन वॉशिंग। सेबी हैज रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑन ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग नहीं होना चाहिए, सेबी को किसी भी तरह से रोकना है ग्रीन वॉशिंग को, उसके लिए सेबी ने क्या क्या डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दे रखी है, वो भी है। अब आ रहे हैं कि सेबी ने क्या क्या मार्केट कंसर्न्स जताए। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है टू एंश्योर ग्रीन वॉशिंग ना हो। ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए ये सब करना है। क्या? While raising fund for transition towards a greener pathway, it shall continuously monitor. हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है कि भाई साहब कि सब कुछ सही तो हो रहा है ना। वंस वी हैव सेड कि हाँ ग्रीन बॉन्ड्स रेज हो गए, रेज करना इनफ नहीं है, यू हैव टू मॉनिटर ऑल्सो कि वो सेम पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंटिन्यूसली मॉनिटर होना है। नेक्स्ट, यू शैल नॉट यूटिलाइज फंड रेज थ्रू ग्रीन बॉन्ड फॉर द पर्पस दैट वुड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। मतलब ग्रीन डेट सिक्योरिटी में हमने पढ़ा 12-13 पॉइंट से कुछ, ट्रांजिशनल बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, रीन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, और पॉइंट्स कौन से थे? क्लाइमेट चेंज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया हमारा, रीन्यूएबल एनर्जी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं, लैंड का प्रॉपर यूज हो गया, ये जो स्पेसिफाइड 12-13 पॉइंट्स हैं, सिर्फ इसके लिए आप पैसे को यूज कर सकते हो जो ग्रीन बॉन्ड के नाम से रेज किया है। कुछ और बोल रहे हो ये भी तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, नॉट अलाउड। मनी रेज शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। जो स्पेसिफाइड पर्पस है सिर्फ उसके लिए यूटिलाइज होना चाहिए, जो स्पेसिफाइड नहीं है उसके लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में shall not use misleading label, hide trade off और cherry pick data। अपन को cherry pick data यूज नहीं करना है, हाइड ट्रेड ऑफ नहीं करना है, मिसलीडिंग लेबल नहीं लगाना है। मतलब हमें ग्रीन डेट के अंदर जो एक्चुअली नहीं कर रहे हैं वैसा दिखाना भी नहीं है। उसके बाद में वी शुड हैव टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, अपन को प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। शेल क्वांटिफाई द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, आपने जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है उसको हमें क्वांटिफाई करना है क्लियरली कि इतना 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 इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। लास्ट इज शेल नॉट मेक अनट्रू क्लेम्स, और हमें अनट्रू क्लेम्स भी नहीं करने हैं, झूठे झूठे क्लेम भी नहीं करने। तो ये बता रहे ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए क्या करना है। ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, जो एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है वहां पे पैसा मत लगाओ, मिसलीडिंग लेबल, हाई ट्रेड ऑफ वगैरह मत करो, स्टैंडर्ड हाईएस्ट मेंटेन करके रखो आप, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कोई भी नेगेटिव भी हो रहा है तो उसको भी आपको क्लियरली क्वांटिफाई करके बताना है, और अनट्रू क्लेम्स आपको करने नहीं है। एकदम सिंपल। तो ये सब करते रहे तो हम इंश्योर कर पाएंगे ग्रीन वॉशिंग ना हो। और लास्ट में आता है ग्रीन डेट का ट्रांजिशनल बॉन्ड। ट्रांजिशनल बॉन्ड क्या है मैंने पहले ही बताया, वापस रिपीट करता हूं। हम बिजनेस पहले भी कर रहे थे, लेकिन हमारे पहले बिजनेस के अंदर कार्बन एमिशन होता है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इस प्रकार से ऑपरेशंस रन करता है। बिजनेस वही करेंगे बट हमारे ऑपरेशंस का तरीका बदल दें जिससे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए। तो मान लीजिए हम एक बिजनेस करते हैं, एग्जाम्पल कुड बी एनीथिंग, वी हैव अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स टेलीविजन, बट इसमें अभी हमारा बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन है, इसके अंदर हमारा बहुत सारा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, ऐसा फायर यूज़ होती है, ये सब कोल यूज़ होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम बिजनेस तो टीवी बनाने का ही करेंगे बट ऐसा ट्रांजिशन करना चाहते हैं बिजनेस में जो कि इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो।
तो इसके लिए हम पैसा रेस करें, इसमें कितने लगेंगे, इसमें 50 CR लगेंगे। तो हम बॉन्ड्स रेस करते हैं 50 CR का, ताकि बिजनेस को हम ट्रांजिशन करें इनटू अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड। इंटरेस्ट इस पे भी देना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन बॉन्ड? और ये क्या है, हाँ एक बहुत अच्छी चीज है, INDC। INDC के जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करना है। INDC क्या होता है? इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। INDC, इंडियाज इंटेंडेड nationally determined contribution, India's intended nationally determined contribution, INDC, India's intended nationally determined contribution। तो इंडिया ओवरऑल इंटरनेशनली कमिट करके आ गई है कि हमारी तरफ से तो हम इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर देंगे, ये हमारे टारगेट है कि कार्बन एमिशन इतना कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस का इफेक्ट इतना कम हो जाएगा, हमारा जो ट्रीज हैं वो इतने बढ़ जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया बढ़ जाएगा। ऐसे हम वादे करके आ गए। अब जो INDC के वादे हैं उसको कमिट करने के लिए हमें एक्शन लेना है, उसमें हम करते हैं ट्रांजिशनल बॉन्ड। बिजनेसेस को ट्रांजिशन करेंगे ताकि जो गवर्नमेंट ने वादे किए वो पूरे हो पाए। जो गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्पेस में वादे किए कि इंडिया से तो कार्बन एमिशन कम होगा, उसको पूरा करने के लिए है ट्रांजिशन बॉन्ड। तो ये INDC वर्ड याद रखेंगे, INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, INDC, इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। चलो, तो हम क्या करेंगे, मूविंग फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कार्बन इंटेंसिव टू कार्बन न्यूट्रल। कार्बन इंटेंसिव से कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, इसे कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारे हर बॉन्ड में जो ग्रीन बॉन्ड है, तो ग्रीन बॉन्ड के आगे T लिखा होगा, GBT, ग्रीन बॉन्ड विच आर ट्रांजिशनल, ऐसा हर जगह पे लिखा होगा। हमारे एक प्रॉपर ट्रांजिशनल प्लान होना चाहिए जिसमें हमारे इंटरिम टारगेट और माइलस्टोन्स होने चाहिए कि इस तरह से हम शिफ्ट करेंगे। ब्रीफ ऑफ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, के प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा उसके पूरे ब्रीफ होने चाहिए। यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का पूरा यूसेज। ओवरसीज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि हमारा यूटिलाइजेशन कैसे हो उसको भी देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन पूरा प्लान रखो, माइलस्टोन बनाओ, मॉनिटर करते रहो, देखो कि इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है स्ट्रेटजी। ऐसा सिंपल, यू हैव टू मेक अ प्लान। उसके बाद में एक पूरा आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस है, वहां पर भी आप GBT लिखोगे। ग्रीन बॉन्ड कौन सा? ट्रांजिशनल। हर जगह पे GBT का प्रीफिक्स आ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज पे आपको कोई भी रिवीजन है तो बताना है, शेल डिस्क्लोज द रिवाइज ट्रांजिशनल प्लान अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच रिवीजन। अगर कभी भी ट्रांजिशनल प्लान को रिवाइज करना पड़ा तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को उसका रीजन और वो रिवीजन बताना कंपलसरी। और लास्ट पॉइंट आ गया कि आपका एनुअल रिपोर्ट में जो भी प्रोग्रेस का ब्रीफ है वो भी आपको देना अनिवार्य रूप से होगा। अगर बात करते हैं ट्रांजिशनल बॉन्ड की, तो ट्रांजिशनल बॉन्ड पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये कंठस्थ होना चाहिए। ट्रांजिशनल बॉन्ड इज नथिंग बट अ सब कैटेगरी ऑफ ग्रीन बॉन्ड एडेड लेटर इन द डेफिनेशन। तो पहले ये डेफिनेशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया। तो ट्रांजिशनल बॉन्ड इज अ सब कैटेगरी ऑफ ग्रीन बॉन्ड व्हिच हैज बीन एडेड लेटर इन द डेफिनेशन। वन सेकंड, ट्रांजिशनल बॉन्ड इज नथिंग बट दिस इज फॉर ट्रांजिशनिंग कार्बन एमिशन से कार्बन फ्री, कार्बन इंटेंसिव से कार्बन न्यूट्रल। सेबी ने क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर बोले, GTB, GBT, ग्रीन बॉन्ड, हमारा एरो ट्रांजिशनल, ऐसा आपको पूरा बताना है। GBT ये कहां पे डिनोटेशन ऑफर डॉक्यूमेंट साइड डिस्क्लोजर में भी आना चाहिए, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस में भी आना चाहिए, ये डिपॉजिटरी डेटाबेस में भी आना चाहिए। तो GBT कहां का आएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट में भी आएगा, सेंट्रलाइज डेटाबेस में भी आएगा और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में भी GBT आएगा। उसके बाद बताए ट्रांजिशनल प्लान होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जिसके अंदर आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी भी होना चाहिए, आपका माइलस्टोन एंड इंटरिम टारगेट भी होना चाहिए एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। उसके बाद मॉनिटर करना है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पूरा पूरा कैसे फंड मॉनिटर हो रहा है वो भी आपको देखना है। एनी चेंज इन ट्रांजिशनल प्लान, अगर कोई भी ट्रांजिशनल प्लान में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को अलॉन्ग विद द रीजन। और लास्ट पॉइंट आ जाता है एनुअल रिपोर्ट में आपको ब्रीफ प्रोग्रेस बतानी है कि आप कहां तक आगे बढ़ चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशनल बॉन्ड। अगर आपने ये भी याद रख लिया, यू आर सुपर सॉर्टेड। वेयर आर वी? वी आर जस्ट डूइंग गुड बिकॉज वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, वी जस्ट डू गुड। चार्ट ये रहा हमारा। अब हम और यहां पे पहुंच चुके हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड एंड इंफॉर्मेशन डेटाबेस। दिस इज वेरी इजी, नथिंग इज देयर, इजीली हो जाएगा। कंप्लायंस अंडर सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन, ये कुछ और कंप्लायंस इसके देखेंगे हम यहाँ पे। डिपॉजिट्स, कंपनीज का डिपॉजिट, देयर इज नथिंग हियर। फिर आता है एनबीएफसी, एनबीएफसी के बारे में कुछ बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और हमारा ये वाला जो चार्ट का पहला हिस्सा है चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करके हम रिवाइज करते हैं। पहला हिस्सा आता है हमारा 14.1 टू 14.33। इस रिवीजन को भी अगर आपने बहुत बार देख लिया, यू विल बी सुपर सॉर्टेड। 14.1 टू 14.33, 14.34 से लेके जो एंड तक का है वो तो आपको मक्खन, अरे आपको देखने में भी मजा आ जाएगा लेक्चर, और आपको उसके रिवीजन लेक्चर में तो वैसे ही हा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है यार, चलो लेट्स कंप्लीट इट अप। यस यस यस,
चलिए, यस यार, लेट्स हिट इट। म्युनिसिपल बॉन्ड एंड इंफॉर्मेशन डेटाबेस। चलो छोटी मोटी टॉपिक्स हैं, रैप अप कर देंगे यार। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हमको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल बॉन्ड के ऊपर अगर कोई भी सवाल आएगा तो हम वही लिखेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा है। याद आ रहा है ना, म्युनिसिपल बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड कौन रेस करता है? ना 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 ना, क्यों रेस करता है? पहली बार कहाँ रेस किया था और सेबी के गाइडलाइंस कब लेकर आई? गवर्नमेंट हमारा यूज करता है, कोई भी लोकल अथॉरिटी रेस करता है, गवर्नमेंट बॉडी रेस कर सकता है। क्यों रेस करते हैं? हॉस्पिटल बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, और इन सब चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेस करता है। सबसे पहले बैंगलोर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको रेस किया था और सेबी के लिए गाइडलाइंस लेकर आई इन 2015। चलो यस, ये एक छोटी सी चीज देखनी है कि म्युनिसिपल बॉन्ड तो ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड का एक डेटाबेस का कंसेप्ट लेकर आए। वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस बाय सेबी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड इशूअर थ्रू अ क्यूआर कोड। तो ये रीसेंट कंसेप्ट है, कब? जनवरी 2023 के अंदर। क्यूआर कोड का फंडा लेकर आए, वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लगाया है, क्यूआर कोड से स्कैन करके कोई भी व्यक्ति वहां पे एक्सेस कर सकता है। मेनली किसके लिए है कि अगर कोई भी एंटिटी म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करना चाहती है तो उसको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब अवेलेबल है। जैसे कि इंफॉर्मेशन में क्या मिल जाएगा? स्टैटिस्टिक्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, गाइडेंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सब कुछ। क्या स्टैटिस्टिक्स से कितने लोगों ने रेस किया है अभी तक, रेगुलेटर क्या क्या, रेगुलेशंस क्या है, सर्कुलर क्या है, गाइडेंस नोट क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है। अरे मतलब लोग डरते हैं कि हम म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करेंगे, बट लॉस का है, रूल्स रेगुलेशन एक जगह पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में दे दिया, जिसको क्यूआर कोड से स्कैन करके आप देख सकते हो। तो पूरे गाइडलाइंस, रेगुलेशन, क्या क्या रूल्स है, स्टैटिस्टिक्स अगर आपको इशू करना है। अगर आपको इशू करना है तो जो आपको एक चेकलिस्ट चाहिए वो भी दे देंगे कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके इशू करना है। चेकलिस्ट फॉर प्री लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड सैंपल लेटर, टेम्पलेट्स फॉर अग्रीमेंट, आपके अग्रीमेंट के ड्राफ्ट भी दे देंगे कि ड्राफ्ट अग्रीमेंट है, इनको यूज कर लो। और लास्टली इंडिकेटिव ड्यू डिलिजेंस क्वेश्चनर, कि अगर आपको ड्यू डिलिजेंस भी करना है तो कैसे करोगे उसका भी एक क्वेश्चनर दे देंगे। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा म्युनिसिपल बॉन्ड कैसे इशू होगा उसके पूरे डिटेल, ड्राफ्ट अग्रीमेंट दे दिए, टेम्पलेट अग्रीमेंट दे दिए, आपको क्वेश्चनर दे दिया, ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है, आपको सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दे दिए, जो जो सैंपल लेटर है वो सब दे दिए, आपको सारे रेगुलेशन अप्लाई होंगे, एफएक्यू सब कुछ दे दिया है। इसके बाद में किसी भी एंटिटी के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करना काफी आसान हो जाएगा। सो गवर्नमेंट वांट्स टू पंप अप दीस टाइप ऑफ बॉन्ड, लेकिन अभी ये बॉन्ड का मार्केट इतना ज्यादा है नहीं। बॉन्ड मार्केट बहुत है, बट उसमें म्युनिसिपल बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है। तो गवर्नमेंट इसको पंप अप करना चाहती है, गवर्नमेंट बहुत कुछ चाहती है। चलो इसके बाद में टॉपिक आता है हमारा कंप्लायंसेस एज पर सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। इस चैप्टर में जगह जगह पर अलग अलग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आ रहा है। इस चैप्टर में जगह जगह पर अलग अलग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आ रहा है, तो उसको हमने बहुत बार ऊपर भी पढ़ा है। क्या क्या रिफॉर्म लाए हैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में, यहां पर वापस आता है क्या क्या रिफॉर्म है। अब यहां पे आना अच्छे से, तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का रेगुलेशन को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन दो चार्ट से याद किया जा सकता है। सबसे पहले इशूअर पे क्या क्या ऑब्लिगेशन है। देखो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि यहां पे जो इशूअर के पास में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है उस इशूअर को भी एलिजिबल अलाउड है, वो यहां पर आ सकता है, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करेगा, QIB को ही करेगा, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म पे करेगा। तो अगर ये कंडीशन कंप्लाई करते हैं तो एक ऐसी एंटिटीज का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है वो भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर सकती है। नेक्स्ट, ISIN नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। याद है मैंने बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज आता है, तो जो एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होगा। ऑल पेमेंट्स विल बी मेड ऑन वर्किंग डे। उसके बाद में आपको DRR और CRR क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में डेट इशू करें तो DRR, प्रेफरेंस शेयर्स तो CRR। उसके बाद में अगर आप सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहते हैं देन इट हैज टू बी सिक्योरिटी क्रिएट कर दो, डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लो। ध्यान रखो कोई भी डिवाइस आर्टिफाइस सिस्टम आप लगाओगे नहीं टू डिफ्रॉड। आप इंश्योर करो कि सारे के सारे एप्लीकेंट्स के साथ में फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, और आपको अपना स्कोर्स पर रजिस्ट्रेशन भी करा देना है। ये सब इशूअर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। नोट्स में कैसे लिखा है, इशूअर की एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स हो गए सारे ऊपर, इशूअर को क्या क्या करना है, कंडीशंस हो गए सारे। फिर एप्लीकेंट्स के लिए इशूअर को क्या करना है उसके 3 पॉइंट हो गए। एप्लीकेंट के लिए इशूअर को, एप्लीकेंट के लिए नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में क्या करना होता है, एप्लीकेंट के लिए नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कहती है कि इशूअर को स्कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है, इशूअर को सारे के सारे एप्लीकेंट्स को फेयर और इक्विटेबल तरीके से ट्रीट करना है, और इशूअर को एंश्योर करना है कि कोई भी डिवाइस आर्टिफाइस इफेक्ट नहीं कर रखा जिससे कि डिफ्रॉड हो जाए एप्लीकेंट्स के साथ में। तो ये हो गया इशूअर की रिक्वायरमेंट। कितने जनरल है, डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट करना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना है, ये तीनों कंडीशन ध्यान रखी तो हम लोग आपको विदाउट ट्रैक रिकॉर्ड भी अलाउ कर देंगे। यहां पर आ गए हमारे और
सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, डीआरआर सीआरआर करना है, पेमेंट वर्किंग डेज पे करेंगे, डे अकाउंट कंटेंशन फॉलो करेंगे, सो इजी. These are the provisions under non-convertible security for issuer and for applicant. Applicant भी issuer से ही connected है. फिर आ गए CS से related point. उनका सारा काम जो करना है CS को ही करना है. देखना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो issuer है वो willful defaulter नहीं होना चाहिए, fugitive offender नहीं होना चाहिए और SEBI के थ्रू debarred भी नहीं होना चाहिए. तो CS will ensure that the issuer is not a fugitive economic offender, not a willful defaulter, nor they are debarred by SEBI. तो दोनों के कॉमन में आ गए. और CS को क्या क्या करना है? CS को इंश्योर करना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे डिस्क्लोजर हो. ऑफर डॉक्यूमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आता है और पब्लिक इशू में भी आता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कर रही है कंपनी तो पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी CS पे आ जाती है. अगर पब्लिक इशू कर रही है कंपनी तो ऑफर डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी जाती है मर्चेंट बैंकर के ऊपर. बट वी हैव टू एंश्योर कि पूरे के पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए. और CS को ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है वही गोल्डन रूल, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ झूठा होना चाहिए. तो कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन ओमिट भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड भी होनी चाहिए. उसके अंदर आपके जो भी लास्ट 6 मंथ्स का जो डेटा है वो भी आपको यहां पे देना होगा. एज कंप्लायंस ऑफिसर आपका नाम एज कंप्लायंस ऑफिसर लिखा होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, फ्रंट पे. उसके बाद में जो भी एडवर्टीजमेंट इशू कर रहे हो आप यहां पर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में, एडवर्टीजमेंट ट्रूथफुल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, आपके फॉल्स नहीं होने चाहिए. उसके बाद में आप कभी भी इंसेंटिव नहीं दे सकते किसी भी एंटिटी को. एंड यू हैव टू एंश्योर दैट नोबडी इज गिविंग इंसेंटिव टू एनी पर्सन टू सब्सक्राइब फॉर दीज सिक्योरिटीज. तो आप देखोगे टॉपिक कितना इजी कर दिया. नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्या प्रोविजंस हैं? इश्यूअर रिलेटेड, एप्लीकेंट रिलेटेड और CS को क्या क्या करना है? CS को तो पूरे जगत का काम करना है. जबरदस्त. नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. इसके बाद में आता है एक टॉपिक जो कि वैसे तो आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत मस्ती है तो मैं पढ़ा देता हूं. डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स. यहां पर आता है हमारा टॉपिक डिपॉजिट्स का. डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जी हां, मैं एग्जीक्यूटिव में जा चुका हूं आपके लिए वापस. हां, एक और चीज, किसी को डिपॉजिट की डेफिनेशन भी पढ़नी है तो सिर्फ यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना डिपॉजिट्स बाय शुभम शुक्लेचा. 2 घंटे तक मैंने सिर्फ डिपॉजिट का डेफिनेशन पढ़ाया, एक एक शब्द को खोद के. तो डिपॉजिट का डेफिनेशन भी आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक प्रोफेशनल के स्टूडेंट को वो नहीं करना चाहिए. आपको यहां पे आता हूं अननेसेसरी एक प्रोविजन का रिवीजन करवा देता हूं वापस कि डिपॉजिट्स होता क्या है, इस पे ध्यान दे दो. पर अगर किसी को मन है तो आप पूरा पूरा डेफिनेशन पढ़ सकते हो. डिपॉजिट, कोई भी आज अगर कंपनी है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर पैसों की जरूरत है तो वो मनी रेज कर सकता है. इस मनी के बाद बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाएगा टाइम टू टाइम और टेन्योर के एंड में रिडम्पशन कर दिया जाएगा. डिपॉजिट के कुछ फीचर होते हैं जैसे कि फिक्स टेन्योर, जैसे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि रिडम्पशन एट द एंड ऑफ टेन्योर, कुछ भी. उसके बाद में कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट के प्रोविजन क्या दे रखे हैं? सेक्शन नंबर 73 टू 76 एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014. अब उससे जो हाईलाइट है वो यहां पे आपके सिलेबस में रखा गया. सेक्शन नंबर 73 कहता है कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. पहला कंडीशन है दैट कंपनी हैज टू पास अ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और ये रेजोल्यूशन पास करते समय उनको अपने सारे शेयर होल्डर्स को ये सारे डिटेल्स देने हैं. तो कंपनी को शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग करना पड़ेगा फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रेडिट रेटिंग, नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एंड अमाउंट ड्यू टू डिपॉजिट होल्डर्स. ये क्या कह रहे हैं? अगर हम डिपॉजिट इशू करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा कि हम डिपॉजिट इशू कर दें क्या. तब उनको बताना पड़ेगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो हम डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग, हमने कितने लोगों को डिपॉजिट ऑलरेडी इशू किया हुआ है, कितने लोगों को अब डिपॉजिट इशू कर रहे हैं एंड अमाउंट ड्यू कितना है डिपॉजिट होल्डर को ऑलरेडी. तो ऑलरेडी जितने डिपॉजिट इशू है उसकी डिटेल और जो डिपॉजिट इशू करने वाले इसकी डिटेल, क्रेडिट रेटिंग और हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लेंगे. फिर जो भी हमारा सर्कुलर बना है उसको आरओसी के फाइलिंग भी कर लेंगे. डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करेंगे. वी शुड नॉट हैव हैड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट और इट्स इंटरेस्ट. अगर डिफॉल्ट है तो उस डिफॉल्ट को सही करे हुए 5 साल हो जाने चाहिए. कभी डिफॉल्ट हुआ तो वी मेड गुड द डिफॉल्ट, वी पेड द मनी एंड उससे 5 साल होने के बाद वापस हम डिपॉजिट रेज कर सकते हैं. अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट रखना है तो उसकी सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे एंड टेन्योर 6 महीने से छोटा नहीं हो सकता, 36 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है. ये बहुत सुपर समरी है डिपॉजिट की, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो ये हो गया डिपॉजिट इशू करने की कंडीशन. ये क्या है? अगर कभी गलती से एग्जाम में आ गया 3 मार्क 4 मार्क के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन, हमारे पास कुछ तो लिखने का कंटेंट होना चाहिए. तो डिपॉजिट इशू करने की कंडीशन क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरी डिटेल दे देना है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट कर देना है, टेन्योर 6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, 36 मंथ से कम होना चाहिए. डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करेंगे. हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट किया है तो उसको करेक्ट किए हुए 5 साल हो जाना चाहिए, आरओसी से फाइलिंग कर देंगे. दैट्स इट. नेक्स्ट कम इज रूल 21E ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014.
इट सेज विच कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। आखिर कौन सी कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? भैया कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कम से कम 100 CR हो या फिर टर्नओवर कम से कम 500 CR हो, साथ में यू टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एज द केस में भी केस टू केस वेरी करता है। साथ ही यू टू फाइल विद आरओसी एंड आरबीआई, फाइलिंग करना पड़ेगा आरओसी और आरबीआई के पास। आरबीआई पे भी कंपलसरी डिपेंड करता है आपके केस में अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो। ये सब कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक्सेप्ट कर पाएंगे डिपॉजिट्स। आपको अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो ये सारी की सारी कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी अ पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ हैज टू बी 100 CR, टर्नओवर हैज टू बी 500 CR, स्पेशल, इन दोनों में से एक कंडीशन कंप्लाई करनी है ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एंड नेक्स्ट यू हैव टू फाइल इट विद आरओसी एंड आरबीआई। आई होप यू आर गेटिंग अ फेयर आइडिया। उसके बाद में ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसीज और एनी कंपनी इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद आरबीआई, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। ये क्या टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है डिपॉजिट का। ये ऑलरेडी बचपन में आप पढ़ चुके थे, ये सिर्फ यहां पर एक बार वापस मैंने रखा आपके लिए ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए। चलो गुंडे, हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं यहां तक। हा डिपॉजिट्स तो एक तूफान चैप्टर का एक हिस्सा बना है। आप इसके सेकंड हाफ के बारे में तो सोचो ही मत। 14.1 और 14.33 ये अगर आपका हो गया तो बाकी तो आपका एकदम मक्खन हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है? तो 14.1 टू 14.33 सिर्फ इसके ऊपर आपको 100% फोकस करना है। जो सेकंड हाफ है दैट इज सुपर इजी। देयर आर वेरियस कांसेप्ट्स, इंटरेस्टिंग कांसेप्ट्स लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, लाइक बैंक गारंटी और उस प्रकार के बढ़िया बढ़िया से कांसेप्ट हैं, बस दैट्स इट, कोई लॉ है ही नहीं। तो 14.1 टू 14.33 को फोकस करना है। इसमें हम लोग कर चुके हैं क्या? डेट मार्केट पर गया, उसका पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क याद आ रहा है? ICDR, LODR, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग, कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014, फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ लिया, मार्केट लिंक एडिशनल डिस्क्लोजर हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स हो गए, उसके साथ रिस्क LIICR लिखकर प्लेटफॉर्म के 3 फॉर्मेट हो गए, फिर सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन डेट सिक्योरिटी के हमने सारे फॉर्मेट अभी पढ़ लिए, ये सारी रिक्वायरमेंट, म्युनिसिपल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, QR कोड को स्कैन करके क्वेश्चनर मिल जाएगा, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ड्राफ्ट अग्रीमेंट मिल जाएंगे, सैंपल सर्टिफिकेट, सब कुछ मिल जाएगा। अगले दिन आप एक म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कर पाएंगे। उसके बाद हमने कंप्लायंस एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी देखा, 2 चार्ट में इश्यूअर पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और यहां पर आ गए हम लोग दूसरा क्या था, पूरा CS पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन वी जस्ट रेड डिपॉजिट तो ऐसे ही है। सो वी जस्ट लेफ्ट विद नथिंग बट NBFC। चलो यार, आप चाहो तो एक 1 मिनट का छोटू सा ब्रेक ले सकते हो, और उस 1 मिनट के ब्रेक को लेके और तूफान भाग के जाओ, दौड़ के आओ, ठीक है? चलो, और आप चाहो तो तुरंत भी शुरू कर सकते हो, चाहो तो 1 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो। जहां भी बैठे हो उठो, लाइब्रेरी में हो तो घूम के आ जाओ, और घर पे हो तो पूरे घर का ग्राउंड मार के वापस आ जाओ। लेट्स कंप्लीट NBFC देन। यस यारा, चैन से सोना है तो जाग जाओ, किसी के भी सिर पे मार के भाग जाओ। चलो NBFC पे आते हैं हम लोग, और फटाफट से रैप अप कर लेते हैं हम लोग। चलिए, NBFC यस यारा, NBFC वैसे आपको लगेगा कि आपकी दुनिया से परे है, पर एकदम मजे में रहो। इसमें जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स रह रहे हैं उसको अपने भी साइड में रखा है, जो मॉड्यूल में दे रखा है उसके अंदर मिस्टेक है, तो हम उसको कट करके साइड में रख देते हैं, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मेरी तरफ से एक चार्ट बना के आप तक मैं पहुंचा दूंगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स को अगर हम छोड़ दें तो बचा हुआ NBFC कितना आसान है। जबरदस्त तरीके से रैप अप करते हैं हमारे टॉपिक ऑफ NBFC को। NBFC सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ NBFC एज पर RBI एक्ट। NBFC refers to any financial institution which is registered as a company, any non-banking institution which is registered as a company and which has its principal business as receiving of deposit and lending in any manner। तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी है, कोई भी ऐसा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो भी एक कंपनी है, और उसका मेन बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, डिपॉजिट लेना और लेंडिंग करना, वो NBFC है। और लास्ट हो जाता है कि कोई भी एनी अदर NBI नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसको RBI ने स्पेसिफाई कर दिया है एज NBFC विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो NBFC की डेफिनेशन बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इंक्लूसिव टाइप है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो NBFC कौन कौन है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत में जो एक कंपनी के फॉर्म में, कोई भी एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी के फॉर्म में और जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है बोरोइंग एंड लेंडिंग, और कोई भी और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसको RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके डिक्लेयर कर दिया एज NBFC। ये तीनों होते हैं NBFC। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एज NBFC। NBFC का रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे? सबसे पहले यू टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, then you have to be registered with RBI, and then you need to have a net own funds of 10 CR। तो ये 3 चीजें, you have to register as a company,
यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद आरबीआई, नेट ओन फंड्स ऑफ एटलीस्ट 10 CR, तो आप बन सकते हैं एनबीएफसी। अब जब ये 10 CR की कहानी आती है तो आपको 25 लाख टू 100 CR की पॉइंट याद होना चाहिए कि आरबीआई के पास पावर है कि वो नेट ओन फंड्स को रख सकता है मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम 100 CR। इस बीच आरबीआई ने अभी रख रखा है उसको 10 CR। दूसरा ग्लाइडिंग पाथ पढ़ा था हमने कि ये जो 10 करोड़ का लिमिट है ये पहले 2 CR थी मेजॉरिटी के लिए, फिर उसको ग्लाइडिंग धीरे धीरे अगले 2 साल में बढ़ा के हम 10 CR तक लेके जा रहे हैं। थोड़े समय में सबके लिए ये 10 CR ही होने वाली है। तो हम अगर इसको सिंपल जनरली आंसर करते हैं, टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज एन एनबीएफसी यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, यू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड यू नीड टू हैव अ नेट ओन फंड्स ऑफ 10 CR। फिर आता है आपका प्रिंसिपल बिजनेस कैसे चेक करते हैं। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 50% ऑफ योर टोटल फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए, ये वाले प्रिंसिपल बिजनेस आपके 50% से ज्यादा जो आपके एसेट्स है कंपनी के, जो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। कंपनी के जो टोटल एसेट्स होंगे उसका 50% कंपनी के फाइनेंशियल एसेट ही होने चाहिए। जो टोटल एसेट है उसका 50% शुड बी फाइनेंशियल एसेट, साथ ही साथ एंड एज वेल एज कंपनी का टोटल जो इनकम है उसका 50% इन्हीं फाइनेंशियल एसेट से आई हुई इनकम होनी चाहिए। तो कोई भी चीज को अपना प्रिंसिपल बिजनेस से तब कह सकते हो जब उस बिजनेस के जो एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट जो है वो कम से कम आपके टोटल बिजनेस के 50% ऑफ एसेट्स है, और साथ ही साथ जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है वो टोटल इनकम की कम से कम 50% होनी चाहिए। थक गया मैं। नेक्स्ट इज आरबीआई के पावर। अब आरबीआई की क्या पावर है, आरबीआई एनबीएफसी के साथ क्या क्या कर सकता है देखते हैं। आरबीआई एनबीएफसी के किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, सुपर सीड कर सकता है बीओडी को, आरबीआई एक्शन ले सकता है अगेंस्ट ऑडिटर। 3 पॉइंट तो इजी है, डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, बीओडी को सुपर सीड कर सकता है और एक्शन ले सकता है अगेंस्ट ऑडिटर। तो डायरेक्टर, बीओडी, ऑडिटर। फिर 2 पॉइंट्स अलग है कि वो क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर कर सकता है आपके अगेंस्ट इंक्वायरी, ऑडिट, ये सब चीजों को ऑर्डर भी कर सकता है आरबीआई किसी भी एनबीएफसी के अगेंस्ट। और लास्ट आता है कि कोई भी रेजोल्यूशन ऑफ एनबीएफसी भी कर सकता है आरबीआई। तो आरबीआई के पास ये पावर है विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी। क्या पावर है, 3 तो इजी है, डायरेक्टर, बीओडी, ऑडिटर। डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, बीओडी को सुपरसीड कर सकता है, ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसके बाद में कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट ऑर्डर कर सकता है और रेजोल्यूशन भी कर सकता है ऑफ एनबीएफसी। ये है आरबीआई की पावर। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। ये बेस्ट है, ये समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, आपको याद होगा तो हम ये पहले अच्छे से पढ़, मतलब ये शब्द याद करने बस, और फिर ये अच्छे से समझना है टाइप्स ऑफ एनबीएफसी बेस्ड ऑन लेवल। ये क्या है हमारा टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, बस ये ऐसे सिंपल। आईसीसी, एमएफआई, फैक्टर, ये 3 हो गए जो जनरली हमने ऊपर भी देख लिए थे ग्लाइडिंग पाथ के टाइम पे। आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, इधर आओ, आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। तो आईसीसी बोले तो एनबीएफसी का इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। उसके बाद में आ गया आपका एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में फैक्टर, एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी, एकदम इजी है। उसके बाद में ये 3 होने के बाद में नेक्स्ट आता है अकाउंट एग्रीगेट एंड पीयर टू पीयर। ये एनबीएफसी दिखते ही नहीं है, अकाउंट एग्रीगेट एनबीएफसी एंड पीयर टू पीयर एनबीएफसी। उसके बाद में 2 इंफ्रा वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी, शॉर्ट फॉर्म्स हर जगह मिल जाएंगे। और फिर आ जाते हैं 2 और, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, और लास्ट में आता है सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये हो गए टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकता है, तो आपको इन 10 के नाम और बेसिक आइडिया जैसे हमने रेगुलर बैच में पढ़ा है वो ध्यान रखना है। बाकी इनके आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। कितने प्रकार के एनबीएफसी हो सकते हैं, 10 नाम बोल दोगे तो मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले 3 जो हमने ग्लाइडिंग पाथ में ऊपर देख लिए थे एनबीएफसी का, आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी फैक्टर। फिर 2 जो दिखते ही नहीं है, एनबीएफसी एग्रीगेटर एंड पीयर टू पीयर, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रा वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। उसके बाद में 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड मॉर्गेज गारंटी कंपनी, और लास्ट में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये हो गए 10 आपके एनबीएफसी। आप क्या कर सकते, चाहिए तो वीडियो को पॉज करो और ये 10 के 10 खुद देख के बोलो। इसके बाद वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी बेस्ड ऑन, ये जो हमने लेवल की तरह डिवाइड किया है, इसमें वैसे 4 हैं पर पहले आप 3 याद रखो। बेस लेवल, ठीक है, मिडिल लेयर, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर। फिर अपर के ऊपर एक छोटी सी लेयर आती है टॉप लेयर। तो इस प्रकार से 4 लेयर हो जाते हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर, ये 4 प्रकार की लेयर हो जाती है। फोकस करना बेस लेयर पे। बेस लेयर में कौन कौन आते हैं, बेस लेयर में आते हैं एनडीएसआई एनबीएफसी,
नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बिलो 1000 करोड़, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो सबसे पहले देखो बेस में सबसे बेस पे कौन है, बेस में सबसे बेस पे है नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, ठीक है। लेकिन नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका 1000 करोड़ से कम है तो आप यहां पे आ जाएंगे सर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी 1000 करोड़ से ऊपर वो मिडिल में चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एनबीएफसी विद नो पब्लिक फंड नो कस्टमर इंटरफेस वो भी यहां पर आएंगे। उसके बाद में नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी वो भी यहां पर आएंगे। उसके बाद में एनबीएफसी में जो पीयर टू पीयर है और एनबीएफसी में जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो भी यहीं पे आएंगे। तो एनबीएफसी के अकाउंट एग्रीगेटर, पीयर टू पीयर, जिनका कोई पब्लिक फंड नहीं है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये सब यहां पर आएंगे। और उसके पहले आपको ध्यान रखना है नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट लो लेयर में आएंगे, बेस लेयर में आएंगे। नॉन डिपॉजिट नॉट डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट लेकिन 1000 करोड़ से कम वाली है तो वो भी बेस लेयर में आएगी। तो मिडिल लेयर में कौन आएगी, एक पॉइंट तो पता है आपको, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट 1000 करोड़ से ऊपर वाली, बिल्कुल वो तो आएगी आएगी। और साथ में डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी, नॉन डिपॉजिट नीचे गई तो डिपॉजिट वाली मिडिल में ही आएगी। इसके अलावा और कुछ नाम बात करें तो हमने जो पढ़े थे ऊपर, जैसे कि एनबीएफसी आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस, सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सब के सब कंपनीज आएगी हमेशा मिडिल लेयर में। आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सब हमेशा आएगी कहां पर, मिडिल लेयर में। तो ये तो आ गई कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग 1000 करोड़ से ऊपर, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी यहां पर आ गई, और ये चार वाली एनबीएफसी भी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद में स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एनबीएफसी, ये भी यहां पर आएगी मिडिल में। फिर आता है अपर और टॉप इजी है। अपर में क्या लिखा है, टॉप 10 एनबीएफसीज बेस्ड ऑन असेट साइज यहां पर आती है। आपको मेन फोकस करना है बेस और मिडिल पे। टॉप 10 एनबीएफसीज बेस्ड ऑन असेट साइज आएगी अपर में, और जो टॉप लेयर है आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे, आरबीआई अगर किसी को रखना है तो वो लेता है टॉप लेयर पे, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि सुपरविजन कितना होता है, तो सुपरविजन सबसे ज्यादा रहेगा बेस लेयर पे। ऐसा है क्या, नहीं, सुपरविजन क्या कह रहे हैं, हायर लेवल ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू सच एंटिटीज। तो सुपरविजन सबसे कम रहेगा इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। तो हायर लेवल ऑफ सुपरविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, हायर लेवल ऑफ सुपरविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। देन मिडिल पे हायर लेवल ऑफ सुपरविजन, मिडिल पे होगा हायर लेवल ऑफ सुपरविजन एज कंपेयर टू बेस लेयर। देन अपर पे रहेगा हायर लेवल ऑफ सुपरविजन एज कंपेयर टू मिडिल, और सबसे हाईएस्ट लगेगा टॉप लेयर। टॉप लेयर में सिर्फ वो आते हैं वो एनबीएफसीज जो सिस्टमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनको अगर कुछ हुआ तो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। अगर उन एनबीएफसीज को कुछ हो गया तो एंटायर इकोनॉमी विल कोलैप्स, वो आ जाते हैं हमारे टॉप के अंदर। तो आप समझो बेस लेयर में लोअर सुपरविजन, मिडिल में थोड़ा सा हायर, अपर में और हायर, टॉप में तो सुपर हायर, मतलब उसको हाथ पकड़ के बैठेंगे उनके कि क्या कर रहे हो बताओ, ऐसा। ये हो गया टाइप्स ऑफ एनबीएफसी ऑन द बेसिस ऑफ सुपरविजन। फिर आता है लास्ट टॉपिक, आरबीआई के रिफॉर्म्स फॉर एनबीएफसी। कि एनबीएफसी ने आखिर क्या क्या रिफॉर्म्स लिए हैं फॉर, आरबीआई ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए फॉर एनबीएफसी। जैसे कि हमने याद ऐसा रखा था, क्लासिफिकेशन के 3 पॉइंट, डायरेक्टर के 2 पॉइंट एंड न्यू पॉइंट है ये 3। तो पहले 3 क्लासिफिकेशन के, रीक्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी, ये जो सुपरविजन बेस्ड क्लासिफिकेशन बहुत नया नया है। फिर इनहैंस्ड गवर्नेंस, इन्होंने गवर्नेंस को इनहैंस कर दिया, जो उसके अंदर टॉप के अंदर आएंगे, जो टॉप और अपर उसमें इनहैंस्ड गवर्नेंस होगी। और उसके बाद में एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बेस लेयर, जो बेस लेयर पे एडिशनल डिस्क्लोजर, क्योंकि बेस पे सुपरविजन ज्यादा नहीं है तो उन्हीं को बोलेंगे तुम ये सब डिस्क्लोज करके जाना। अरे जैसे कि कंपनी के अंदर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, मुकेश अंबानी साहब हैं, उनको डायरेक्टर्स का तो ध्यान वो खुद भी रख लेते हैं, डायरेक्टर्स कौन कैसे काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स पे उनका इनहांस्ड गवर्नेंस है। लेकिन जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज है उन पे वो थोड़ा ना ध्यान देते हैं, सुपरविजन कम है लेकिन उनके लिए पंच इन पंच आउट लगा रखा है, डिस्क्लोजर ज्यादा है उनका लेकिन उन पे गवर्नेंस कम है। तो ऐसा ये इनहांस्ड गवर्नेंस फॉर टॉप लेयर, अपर लेयर एंड एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर बेस लेयर, और क्लासिफिकेशन कर दिया। ये 3 रिफॉर्म्स लाया आरबीआई फॉर एनबीएफसी। डायरेक्टर्स के लिए क्या रिफॉर्म लाया, एक रिफॉर्म तो लिया है डायरेक्टर टू हैव बैंक और एनबीएफसी एक्सपीरियंस। तो कोई भी अगर एनबीएफसी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको एनबीएफसी या बैंकिंग का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा, लोन टू डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर के, अगर लोन मिल रहा है किसी भी एनबीएफसी के डायरेक्टर का सीनियर ऑफिसर को तो उसको सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन में मिलना चाहिए जैसे बाकियों को लोन मिलता है। तो ये 5 रिफॉर्म लाया है आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर, और 3 नए रिफॉर्म लेकर आया, जैसे कि सीलिंग ऑन सब्सक्रिप्शन थ्रू आईपीओ। कि अगर मान लीजिए कोई एनबीएफसी के पास आता है कि सर मुझे लोन दे दो, मैं आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूं,
कोई व्यक्ति आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लोन ले रहा है एनबीएफसी से, तो उस पर आरबीआई ने एक लिमिट लगाई है, पर्सन कैन नॉट बोरो मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ पर बोरोवर की लिमिट है फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू बोरो मनी फॉर अप्लाइंग टू आईपीओ। तो आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो 1 करोड़ का लिमिट है, उससे ज्यादा आप एनबीएफसी से बोरो नहीं कर सकते इफ यू वांट टू अप्लाई टू आईपीओ। बिजनेस वगैरह के लिए सादा ले लो। इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट, यू टू एंश्योर दैट आपका कैपिटल एडिक्वेट है, तो इंटरनली यू नीड टू हैव अ कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन। आपको एक कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन रखना है ताकि किसी भी अजीब प्रकार की रिस्क में आप अटक ना जाओ। यू नीड टू हैव अ कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन। ये है 8 आरबीआई के रिफॉर्म्स फॉर एनबीएफसी। देखो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देखो कि आपको 8 पॉइंट याद है कि नहीं है। पहले 3 पॉइंट हो गए क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, के नया मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सुपरविजन, देन इनहैंस्ड गवर्नेंस ऑन द टॉप लेयर अपर लेयर, उसके बाद में एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर द बेस लेयर। ये हो गया क्लासिफिकेशन। डायरेक्टर्स लोन कभी मिल रहा है डायरेक्टर का सीनियर ऑफिसर को तो सेम टर्म्स में मिलना चाहिए, डायरेक्टर के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग या एनबीएफसी का। उसके बाद में नए 3 पॉइंट आ गए। एडिशनल कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट रखो, आपका इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट रखो, असेसमेंट रखो। उसके बाद में आपको कोर फाइनेंशियल सर्विस देनी है। एंड एक पॉइंट मेरा मिस हो गया, दैट इज सीलिंग ऑन सब्सक्रिप्शन थ्रू आईपीओ 1 करोड़ पर बोरोवर। तो मैं अगर कह रहा हूं कि भाई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पैसा एनबीएफसी दे दो, एनबीएफसी 1 करोड़ से ज्यादा देगा नहीं। टिंग टिंग टिंग। अगर आपने दिल पे पत्थर रख के ये सब कर लिया तो आप यहां तक आ गए इस वीडियो को। इफ इट ऑल यू आर एबल टू सी इट अ फ्यू टाइम्स, आई थिंक चैप्टर 14 से आपका एक भी मार्क्स कट नहीं हो पाएगा, एक भी नहीं। तो हमने सबसे पहले कंसेप्चुअली पढ़ लिया, हमने इसके प्रॉपर समरी नोट्स बना लिए, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है उसके लिए हाईलाइटेड समरी नोट्स का रेडी है। अब इसका हम धुआंधार रिवीजन कर लेंगे, कोई ताकत नहीं है जो एग्जाम में हमारा एक भी मार्क्स लेके जा पाएगा। चैप्टर 14 डिस्पाइट ऑफ इट्स साइज इज गोइंग टू फेच अस आउटस्टैंडिंग मार्क्स। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सुपर सिंपल एंड स्पेशली यू विल फॉल इन लव विद द रिमेनिंग पार्ट। इट्स सो इंटरेस्टिंग। खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस अहेड। बाय। एंश्योर अच्छे से आपने पूरे नोट्स बना लिए हैं, फिर इस क्विक रिवीजन को एक बार या 2 बार बहुत अच्छे से देख लिया है। आई थिंक यू आर सुपर सॉर्टेड। खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। बाय।